शुरुआत हो रही है, अपना चुनाव करो। अर्थ ऑनलाइन ने बिना किसी चेतावनी के ब्लू स्टार पर दस्तक दी है। हर राष्ट्र ब्लू स्टार पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए एक शुरुआती प्रजाति चुनता है। अगर वो प्रजाति अगले पैच तक जीवित रहती है तो राष्ट्र को इनाम मिलता है। हजारों प्रजातियों के इस युद्ध में हर राष्ट्र ताकत और अजीबोगरीब तकनीक के पीछे भागता है। लेकिन इस नए दौर में मैं सब कुछ छोड़कर एक मूर्ख को चुनता हूं जो पत्थर लिए उछल रहा है, क्योंकि मैं दूसरे जन्म से यहां आया हूं और मैंने समझ लिया है कि ये दुनिया तो ईश्वर को मानती है। इसलिए मैं विकासवाद के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें दिखाऊंगा कि प्रकृति का असली राजा कौन है। अभी यहां नया नया आने के बाद मैं पिछले पैच के आखिरी पल देख रहा हूं। उस पैच में जमीन पर विशालकाय जानवरों का राज हुआ करता था। वो अपनी जबरदस्त ताकत से हर जीवित चीज को कुचल देते थे। फिर आसमान से एक बड़ा उल्कापिंड गिरा और डायनासोरों का वो अजय साम्राज्य खत्म हो गया। मैं देख ही रहा था कि अचानक एक ठंडी मशीनी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी। आसमान में एक विशाल स्क्रीन खुली जिसे हर कोई देख सकता था। अर्थ ऑनलाइन का नया पैच अपडेट। अर्थ ऑनलाइन का ग्लोबल सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर सिलेक्शन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। ऑब्जर्वर के नामों का ऐलान 3 मिनट में किया जाएगा। नया पैच टाइमलाइन 4 लाख साल पहले पहुंच चुका है। अपडेट पॉइंट 3, ये नया पैच बड़े बदलाव लेकर आया है। प्रजातियों की विविधता बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरी जानकारी पैच के साथ जारी की जाएगी। अपडेट पॉइंट 4, इनाम और सजा का सिस्टम बदल गया है। विजेता को ज्यादा और हारने वाले को बड़ी सजा। बस कुछ लाइनें लिखी थीं और पूरी दुनिया तनाव में जम गई। बुरी बात यह है कि इस बार उनके पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त है। पिछली बार ऑब्जर्वर्स को तैयारी के लिए 3 से 10 दिन का वक्त मिलता था। उस दौरान हर देश अपने ऑब्जर्वर को ब्रीफिंग देने और रणनीति बनाने में जुट जाता था। लेकिन इस बार सिस्टम ने सबको हैरान कर दिया। 3 मिनट में तो ब्रीफिंग भी नहीं हो सकती। क्लासरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आसमान की स्क्रीन पर टिकी थीं। ड्रैगन नेशन के ऑब्जर्वर का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हुआ और ड्रैगन नेशन का नाम आया। ड्रैगन नेशन का ऑब्जर्वर स्टेलन, और एक सेकंड बाद मेरी फोटो स्क्रीन पर आई। क्लास में हंगामा मच गया। असंभव, स्टेलन, क्या मजाक कर रहे हो? पूरे देश में से बस यही मिला? पिछला ऑब्जर्वर भी हमारे स्कूल से था। हमारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? किस्मत? स्टेलन की बात हो रही है, वो तो सोता रहता है। उसी वक्त मुझे नोटिफिकेशन मिला, आपको ड्रैगन नेशन का नया सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर चुना गया है। अर्थ ऑनलाइन अब आपको गेम में ट्रांसफर कर देगा। पैच खत्म होने तक बाहरी दुनिया से आपका संपर्क पूरी तरह कट जाएगा। अब मेरे पास मना करने का कोई विकल्प नहीं है। उधर ड्रैगन नेशन की राजधानी में स्पेशल रिसर्च डिवीजन में अफरा तफरी मची है। बेस में हर कोई काम छोड़कर 3 मिनट की उल्टी गिनती देख रहा था। सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। ये क्या हो रहा है? सिर्फ 3 मिनट कैसे? तैयारी का कोई वक्त नहीं मिला। हम खत्म हो चुके हैं। 3 मिनट में इंसान क्या ही कर सकता है? डिवीजन हेड डोवॉस को जैसे दौरा पड़ने वाला था। वो ड्रैगन नेशन में मेडिकल और रिसर्च के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन सिस्टम ने सब कुछ बीच में ही काट दिया। कोई चारा न बचा देख वो दांत पीसकर आदेश देते हैं, ढूंढो स्टेलन के बारे में जो कुछ भी पता कर सको, 3 मिनट में लाओ। स्टेलन की फाइल डोकोवॉस के सामने आई। अच्छी खबर यह है कि स्टेलन एक टॉप यूनिवर्सिटी से है, जहां से पिछला ऑब्जर्वर भी आया था। वहां की पढ़ाई इतनी बेहतर है कि एक औसत छात्र को भी बेसिक जानकारी होती है। बुरी खबर यह है कि स्टेलन औसत नहीं है। वो क्लास का सबसे आलसी छात्र है, हर लेक्चर में सोता है। ब्रेकअप के बाद से तो बिल्कुल टूट चुका है। जब डॉकेवॉस ने यह पढ़ा तो वो सुन्न रह गए। उन्होंने दर्द भरी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, क्या भयानक शुरुआत है। जनता का रिएक्शन रिसर्च डिवीजन से कुछ बेहतर नहीं था। जैसे ही अर्थ ऑनलाइन की लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, दुनिया भर के लोग बात करने लगे। दूसरे देशों के लोग अपने ऑब्जर्वर्स की बढ़ाई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उनका ऑब्जर्वर जूलॉजिस्ट है। सब यही कर रहे थे, लेकिन असली शोर तो ड्रैगन नेशन की स्ट्रीम में था। स्टेलन के चुने जाने के बाद उसके क्लासमेट्स ने सारी पोल खोल दी। वो क्लास में सोता है, ध्यान नहीं देता, यहां तक कि अर्थ ऑनलाइन की क्लास भी उसे जगह नहीं पाई। इस खुलासे ने पूरे ड्रैगन नेशन में खलबली मचा दी। पिछली बार के पैच की नाकामी के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपदा झेली थी, और अब सिस्टम ने साफ कर दिया कि हार की सजा पहले से भी भयानक होगी। इसका मतलब अगर वे फिर हारे तो विनाश पहले से कहीं ज्यादा होगा। स्टेलन जैसे आलसी का नाम ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर आ गया। लाखों लोग स्क्रीन पर इस लड़के को देख रहे थे। वो शांत दिख रहा था। लोग उसे देखकर हताश हो रहे थे। कुछ लोगों को अभी भी उम्मीद थी कि बाकी देशों को भी समय नहीं मिला। बाकी कह रहे थे कि ये देश कभी हार नहीं मानता, आखिरी वक्त तक इंतजार करना चाहिए। उधर मुझे एक वर्चुअल स्पेस में खींच लिया गया। 100 से ज्यादा ऑब्जर्वर्स मौजूद थे। सबके सिर पर उनके देश का झंडा था। आसमान की स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट लाइव था। दुनिया के लोग सब कुछ देख सकते थे। ऑब्जर्वर्स धीरे धीरे अपने गुट बनाने लगे। जो देश राजनीति में करीब थे वो साथ हो लिए। ईगल नेशन के ऑब्जर्वर के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। वो सबसे शक्तिशाली दिख रहे थे।
मेरी तरफ भी कुछ लोग आए, पर वो छोटे और गरीब देशों से थे। हम संख्या में काफी कम थे। पैच शुरू होने से पहले ही दुनिया की ताकतों का बंटवारा यहां भी साफ दिखने लगा था। लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो राजनीति नहीं थी, वो था सिस्टम का नया नियम। एज ए सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर, आप अपनी प्रजाति के विकास में सीमित हस्तक्षेप कर सकते हैं और उनका इतिहास बदल सकते हैं। हालांकि आप सिर्फ 3 बार हस्तक्षेप कर पाएंगे। नोट: हस्तक्षेप के दौरान आप बाहरी मदद भी ले सकते हैं। ये सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि पहले पैच में हम सिर्फ देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इस नए नियम से खिलाड़ियों का कंट्रोल बढ़ गया, माइग्रेशन, शरीर की बनावट, सब कुछ अब बदला जा सकता है। बड़ी ताकतों के लिए ये रिसर्च टीम को असली फायदा पहुंचाने का मौका था। जीत अब सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, इसमें अब सक्रिय रणनीति भी शामिल थी। ड्रैगन नेशन की रिसर्च डिवीजन में डॉक्टर वॉस ने राहत की सांस ली। उन्होंने टीम को तैयार रहने का आदेश दिया ताकि स्टेलन के कदम उठाते ही वे मदद कर सकें। लेकिन साथ ही मुझे वो दिख रहा था जो बाकी लोग मिस कर रहे थे। ये मौका है, लेकिन एक बहुत बड़ा जाल भी। विकास में दखल सिर्फ ताकत बढ़ाना नहीं है। जीव विज्ञान इतना आसान नहीं होता। ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि आप बच जाएंगे। बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आप लंबे समय तक जिएंगे। इतिहास गवाह है कि कई अजय दिखने वाली प्रजातियां प्रकृति के आगे दम तोड़ गईं। दूसरे शब्दों में, अगर इन 3 मौकों का गलत इस्तेमाल हुआ तो प्रजाति और भी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने बस एक बात गांठ बांध ली: सावधानी। जल्द ही पैच प्रीव्यू शुरू हो गया। पैच 4 लाख साल पहले से शुरू हुआ, लेकिन प्रीव्यू पिछले पैच के अंत से दिखा रहे थे। स्क्रीन पर उल्कापिंड गिरता दिखा। क्रेटेशियस काल का विनाश सबको दोबारा दिखाया गया। प्रलय आ चुका था। डायनासोरों का साम्राज्य मिट चुका था। महाद्वीपों की प्लेटें खिसक रही थीं। दुनिया लंबे विनाश के बाद धीरे धीरे खुद को संवार रही थी। करोड़ों साल की अवधि तेजी से स्क्रीन पर गुजर गई। डायनासोरों के बाद स्तनधारी जीव उभरे। जलवायु गर्म हुई, जंगल फैले और जीवन में एक बड़ा विस्फोट देखने को मिला। अगले करोड़ साल में घास के मैदान फैले। स्तनधारियों में जबरदस्त उछाल आया। सुअर, मवेशी, भेड़, घोड़े, हाथी के पूर्वज, बिल्ली, कुत्ते और व्हेल के पूर्वज, चमगादड़, सब आ गए। सिस्टम इसे सिर्फ पैच की शुरुआत मान रहा था, क्योंकि ये असली पैच का हिस्सा नहीं था। ये बस बता रहा था कि डायनासोर का युग खत्म और स्तनधारियों का युग शुरू हो गया है। मायासीन युग, ये देखते ही मेरा ध्यान भटक गया, क्योंकि 2 करोड़ 30 लाख साल पहले ही मानव के पूर्वजों का उदय शुरू हुआ था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काल था। यहीं से इंसानों के विकास की बुनियाद पड़ी थी। लेकिन बाकी लोगों के लिए वो अभी इतनी दूर की नहीं सोच पा रहे थे। वो स्क्रीन पर दिख रहे सबसे शक्तिशाली जीवों को ही देख रहे थे। जैसे जैसे ठंड बढ़ी, जंगल घास के मैदानों में बदल गए और शाकाहारी जानवर आकार में बड़े होने लगे। सबसे पहले प्रोबोसिडियंस ने सबका ध्यान खींचा। डिनोथेरियम आया, 5 मीटर लंबा, 2 टन वजनी, हाथी जैसा, लेकिन छोटे सूंड और नीचे झुके हुए बड़े दांतों वाला। फिर उसके बाद कई और प्रजातियां आईं। प्रजातियां अलग थीं, पर एक बात कॉमन थी: उनका विशाल आकार। डायनासोर के प्रभुत्व वाले 3 लगातार पैच के बाद, जिसने सबकी दुनिया देखने का नजरिया बदल दिया। ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया आज भी वही सरल तर्क है: बड़ा मतलब ताकतवर। ड्रैगन नेशन के रिसर्च डिवीजन में डॉक्टर वॉस ने तुरंत टीम से प्रोबोसिडियन को प्राथमिकता देने को कहा, क्योंकि आकार और अस्तित्व की स्थिरता को देखें तो इस पैच में ये सबसे सुरक्षित दांव लगते हैं। इसके बाद आते हैं गैंडे। ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो और अन्य के विकल्प एक एक करके सामने आने लगे। काफी बड़े, लेकिन प्रोबोसिडियन से एक कदम पीछे और उनसे तेज भी नहीं। डॉक्टर वॉस की राय सीधी थी: ये सिर्फ बैकअप विकल्प हैं, इकोसिस्टम के शिखर के लिए असली दावेदार नहीं। फिर 18 मिलियन साल पहले के घास के मैदानों में घोड़ों के पूर्वज दिखे, जो तेज दौड़ने के लिए बने थे। फिर हिरण परिवार का विस्तार शुरू हुआ। अनगिनत प्रजातियां घास के मैदानों में फैल गईं। शायद उनका शरीर सबसे मजबूत न हो, पर उनमें खुले मैदानों में बचने की पूरी क्षमता है, गति और झुंड का आकार। अगर अब तक का लॉजिक ये था कि बड़ा ही ताकतवर है, तो अगली चीज उस ख्याल को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। मैकेरोडोंटिन स्क्रीन पर आया। साबेर टूथ कैट, कंधे तक ऊंचाई 1.25 मीटर और वजन आधुनिक शेर से 2 गुना। लंबी टांगें, गठीला शरीर और सबसे खास जबड़े में 2 मुड़ी हुई तलवारों जैसे साबेर दांत। इससे भी अहम ये कि स्क्रीन पर ये विशाल प्रोबोसिडियन का शिकार करते हुए दिखा। गति, ताकत और शिकार करने की दक्षता, सब कुछ चरम पर। उस एक क्लिप ने भीड़ में खलबली मचा दी, क्योंकि मियोसीन का शिखर सिर्फ बड़े शाकाहारियों का नहीं, एक शिकारी का भी हो सकता है। और मैकेरोडोंटिन सिर्फ एक प्रजाति नहीं है, ये पूरा एक परिवार है। मेटेलुरस, पैरामेकेरोट्स, मेगनथेरियन, स्माइलोडॉन और अन्य हर एक शीर्ष शिकारी की मौजूदगी के साथ सामने आया। ड्रैगन नेशन के रिसर्च डिवीजन में डॉक्टर वॉस का चेहरा अब गंभीर हो गया। उनके मुताबिक साबेर टूथ परिवार प्रोबोसिडियन से बेहतर विकल्प है, लेकिन स्क्रीन पर अभी और भी विकल्प बाकी थे। भालू दिखे, पर उस वक्त उनके पूर्वज सिर्फ 1 मीटर ऊंचे थे, जो जंगलों में फल कीड़े खाकर रहते थे, अभी उतने प्रभावशाली नहीं। फिर एपीसियन सामने आया, शिकार करने वाले कुत्ते से कई गुना बड़ा, जो बड़े स्तनधारियों का शिकार कर सकता था।
फिर पानी से पोरोसोरस निकला, 11 मीटर लंबा, 6 टन से भारी, सबसे खूंखार बाइट फोर्स वाला जीव। फिर एक विशाल सांप, फिर अर्जेंटाविस, और जब स्क्रीन महासागर पर कटी तो वहां के दिग्गजों ने सबकी सांसें थाम ली। मेगालोडोन 20 मीटर से लंबा, 90 टन से भारी, जिसके खुले जबड़े ही 3 मीटर चौड़े थे। डायनासोर के जाने के बाद दिग्गज पूरी तरह खत्म नहीं हुए। वो समुद्र में चले गए। उसका विशाल शरीर और भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर होना, सब उसे देखकर दंग रह गए। कई लोगों को ये डायनासोर युग के समुद्री राजाओं का उत्तराधिकारी लगा। विकल्पों की कतार लंबी होती गई। साबेर टूथ कैट, एपिसियन, पोरोसॉर्स, मेगालोडोन, हर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हर एक पर दांव लगाना सही लग रहा था। लेकिन तभी स्क्रीन तेजी से आगे बढ़ी और छलांग लगाकर 58 लाख साल पहले पहुंची और दृश्य बदल गया। घास के मैदानों और समुद्र के दिग्गजों से हटकर कैमरा घास के मैदान के किनारे पेड़ों की एक छोटी सी कतार पर रुका। पेड़ों की शाखाओं पर वानरों का एक समूह सावधानी से बैठा था। कभी कभी वे सीधे खड़े हो जाते, पर ज्यादातर समय शाखाओं पर झूलने के लिए हाथों का ही सहारा लेते। प्रकृति से डरे हुए, फल खाकर जीने वाले, उनकी ताकत और कद पहले दिखे शिकारियों के सामने कुछ भी नहीं थे। वे अपनी कमजोरी में लगभग दयनीय दिखे। स्क्रीन ने उनका नाम बताया, आर्टोपिथेकस। इतने नाजुक कि जमीन पर पैर रखने की भी हिम्मत नहीं थी। इतिहास की विशाल गति के सामने लाखों साल पलक झपकते ही गुजर गए। 44 लाख साल पहले दौड़ती हुई टाइमलाइन अंततः रुक गई। उसी पल सिस्टम की यांत्रिक आवाज हर पर्यवेक्षक के कान में गूंजी। दिग्गजों का युग खत्म हुआ। स्तनधारियों ने मंच ले लिया है, जो हजारों रूपों में विकसित हो रहे हैं। एक नई प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। दुनिया का नया शासक सामने आने वाला है। अर्थ ऑनलाइन के नए पैच लाइव हो चुके हैं। सभी पर्यवेक्षकों के पास अपनी प्रजाति चुनने के लिए 30 मिनट का समय है। आवाज गायब हुई और वर्चुअल स्पेस में लोग एक एक करके गायब होने लगे। मुझे बस एक सफेद रोशनी की चमक महसूस हुई। जब मैंने आंखें खोली, मैं 44 लाख साल पहले के घास के मैदानों में खड़ा था। पैरों के नीचे नरम मिट्टी, ताजी हवा और दूर चलते हुए विशाल जानवर। प्रजाति चयन का चरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। इस क्षण में मुझे एक निर्माता का नजरिया दिया गया था। एक सोच से दुनिया के किसी भी प्राणी का डेटा सामने आ सकता है और दूसरी सोच से मैं सीधे वहां पहुंच सकता हूं। लेकिन समय केवल 30 मिनट है। हर प्रजाति को देखने के लिए काफी नहीं। इसलिए सबको पहले दिशा तय करनी है, डेटा देखना है, फिर जांचना है और जितनी जल्दी हो सके चुनाव करना है। नियम पिछले पैच जैसे ही हैं। अगर कई लोग एक ही प्रजाति चुनना चाहें तो मुकाबला होगा, चाहे वो पत्थर कागज कैंची हो या शारीरिक संघर्ष। जो जीतेगा उसे प्रजाति मिलेगी, हारने वाले को दूसरी ढूंढनी होगी। और अगर अंत तक किसी ने फैसला नहीं किया तो सिस्टम बेतरतीब ढंग से कुछ भी दे देगा। नियम आते ही चैट शुरू हो गई। ड्रैगन नेशन में ज्यादातर को लगा कि साबर टूथ कैट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होगी। प्रीव्यू में शिकार करने वाली उसकी क्लिप इतनी दमदार थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कुछ लोगों ने सावधानी बरती। उनका कहना था कि मुकाबला कठिन है तो प्रोबोसिडियन चुनना बेहतर है। किसी कठिन मुकाबले में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि और लोग इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे कि क्या चुनना है। वो इस बात से चिंतित हैं कि क्या स्टेलिन कुछ भी चुनेगा। लीक हुई जानकारी के मुताबिक स्कूल में उसे सुस्त और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान न देने वाला समझा जाता है। पिछले पैच में आयरन नेशन सबसे ताकतवर डायनासोर नहीं चुन पाया था और वो गलती उन्हें भारी पड़ी। अब स्टेलिन की बारी है और किसी को उम्मीद नहीं, पर मैं साबर टूथ कैट के लिए दुनिया से लड़ने नहीं वाला। मेरी नजर में असली दांव कोई दमदार शिकारी नहीं है। ये एक ऐसा विकल्प है जो देखने में कचरा लगता है, आर्टोपिथेक्स, या सटीक कहें तो भविष्य का अपराइट टेरर। ये नाम उस विकासवादी रास्ते का है जो मानवता के पूर्वजों की ओर ले जाता है। आर्टोपिथेकस वो महत्वपूर्ण सीमा रेखा है जहां वानर इंसानों में बदलने की शुरुआत करते हैं। लेकिन उस वक्त 44 लाख साल पहले ये बेहद कमजोर थे, बड़ी मुश्किल से शिकारियों से बच रहे थे। सामान्य इतिहास में द्विपाद गति, उपकरण, आग और सहयोग विकसित होने में 20 लाख साल और लग जाते, तब जाकर ये कहीं अपराइट टेरर स्टेज में प्रवेश करते। लेकिन इतिहास बहुत धीमा है और मेरे पास इसके विकास में हस्तक्षेप करने के 3 मौके हैं। ये 3 मौके एक चीट कोड की तरह हैं। सही इस्तेमाल से मैं समय को सिकोड़ सकता हूं। भविष्य की मानवता की क्षमता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बाकी सबको एक कमजोर वानर दिखता है। मुझे भविष्य का शासक दिखता है जो दुनिया के ढांचे को बदल देगा। इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के आर्टोपिथेकस का पैनल खोला। आर्टोपिथेकस, ताकत 3 स्टार, गति 2 स्टार, प्रतिक्रिया 3, सहनशक्ति 4, बुद्धिमत्ता 5 और ऊर्जा की खपत 6 स्टार। यह देख कोई भी घबरा जाए। ताकत और गति कमजोर है, प्रतिक्रिया औसत है, सहनशक्ति मुश्किल से ठीक है। एकमात्र अच्छी बात बुद्धिमत्ता है, पर ऊर्जा की खपत 6 स्टार है, जो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत खाते हैं, संसाधन जल्दी खत्म करते हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। विलुप्त होने के लिए एक आदर्श उदाहरण। उधर ड्रैगन नेशन का रिसर्च डिवीजन स्टेलिन की हर हरकत देख रहा था। डॉकवॉस ने उसे आर्टोपिथेकस के पैनल पर रुकते देखा। उनका माथा और बल खा गया। तुलना क्रूर थी। साबर टूथ कैट, ताकत 7 स्टार, गति 5 स्टार, प्रतिक्रिया 7 स्टार,
सहनशक्ति 6 स्टार, बुद्धिमत्ता 4, ऊर्जा की खपत 5। थोड़ी कम बुद्धिमत्ता के अलावा यह लगभग एक ऑलराउंडर था। प्रोबोसिडियन धीमे हैं पर उनकी ताकत 8 या 9 स्टार है, वो कच्ची ताकत जो सब कुछ दबा देती है। संतुलित प्रजातियों के पास संतुलित रणनीतियां होती हैं और विशेषज्ञ अपनी क्षमता रखते हैं। लेकिन आर्टोपिथेकस, उसकी ऊर्जा खपत एक खुले जख्म की तरह है और इसके अलावा दांव लगाने लायक कुछ नहीं था। डॉकवॉस ने सोचा कि स्टैलिन बस उत्सुकता में देख रहा है और स्टैलिन ने कई अन्य प्रजातियों को भी पलटा, जिससे रिसर्च टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि वह आखिरकार तुलना कर रहा है, पर असल में मैं वो पक्का कर रहा था जो मैं पहले ही जानता था। आर्टोपिथेकस जैसे कचरे के लिए कोई भी लड़ने वाला नहीं है, और अगर किसी ने किया भी तो जिस दुनिया को विकासवाद का पता ही नहीं, वो इस पत्ते को खेलना क्या जाने। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मानवता इतनी कमजोर प्रजाति से जन्म ले सकती है। इसके अलावा अगर मैं आर्टोपिथेकस न भी ले पाया तो मुझे अपने 3 हस्तक्षेपों पर इतना भरोसा है कि मैं किसी भी प्रजाति को जीत दिला सकता हूं। पर अगर मुझे पहला स्थान चाहिए तो यही एकमात्र सही रास्ता है। डेटा की समीक्षा के बाद मैंने अपना कदम बढ़ाया। मैंने आर्टोपिथेकस का आवास लॉक किया और टेलीपोर्ट ट्रिगर किया। 1 सेकंड बाद मैं घास के मैदान से गायब होकर जंगल के किनारे था, पर वहां का माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। 7-8 पर्यवेक्षक एक झील के किनारे जमा थे। उनके बीच तनाव इतना था कि उसे महसूस किया जा सकता था। ईगल नेशन का ड्रेक, बियर नेशन की वेरा और सोरेन सब वहां थे। यह साबेर टूथ कैट का इलाका था। साफ था कि यह समूह सबसे ज्यादा लड़े जाने वाली प्रजाति के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरे आते ही सबकी निगाहें मेरी तरफ घूम गईं। सोरेन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसके चेहरे पर स्पष्ट शत्रुता थी। ड्रैक ने स्टैलिन को प्रतिद्वंद्वी मान लिया, लेकिन वेरा ने हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा ताकि पहले दूसरों को बाहर निकाला जा सके। ड्रैगन नेशन की स्ट्रीम देख रहे लोगों के दिलों में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। उम्मीद की एक किरण वो सामने आ गया। शायद उसे आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद अब वो किसी बड़ी चीज के लिए लड़ने को तैयार है। लेकिन अगले ही पल मैंने हाथ हिलाकर शांति से मना कर दिया। तुम लोग इसके लिए लड़ो, मेरा निशाना तय है। मैं तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं। और मैं सच में ऐसा ही कर रहा हूं। बिना एक पल की झिझक, बिना पीछे मुड़े मैं सीधे साबर टूथ कैट के इलाके से गुजर गया। वहां खड़े लोग सन्न रह गए, और पूरी लाइव स्ट्रीम का भी यही हाल था। टॉप मेटापिक वहीं मौजूद है और मैंने मुकाबला करने की कोशिश तक नहीं की। अगर जीतना मुमकिन न भी हो तो क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए? लेकिन मैंने पूरी प्रक्रिया छोड़ दी और वहां से चला गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि स्टेलिन क्या कर रहा है, लेकिन उन्हें जल्द ही परवाह करना बंद हो गया, क्योंकि जैसे ही आखिरी 10 मिनट बचे, सिस्टम हर किसी को एक ही प्रजाति के लिए लड़ने को मजबूर कर देता है। विजेता सब ले जाता है, हारने वाले के हाथ खाली। साबरटूथ कैट का वह मुकाबला अब एक खूनी जंग बनने वाला है। इस बीच मैं जंगल में गहरे एक पेड़ तक पहुंच चुका हूं। ऊपर टहनियों में एक छोटा वानर पत्तों के पीछे छिपा है। वह डरी हुई आंखों से इधर उधर देख रहा है, जैसे किसी भी पल भागने को तैयार हो। मैंने एक पल उसे देखा, फिर सिस्टम को अपना जवाब भेज दिया। ड्रैगन नेशन के ऑब्जर्वर ने पुष्टि की है कि प्रजाति ऑर्डिपिथेकस है। कोई और दावेदार नहीं। तुरंत रोशनी की एक किरण उतरी और मुझे व उस वानर को घेर लिया। सिस्टम की मशीनी आवाज एक के बाद एक गूंजने लगी। ड्रैगन नेशन के ऑब्जर्वर स्टेलिन ने ऑर्डिपिथेकस प्रजाति की पुष्टि कर दी है। बाइंडिंग जारी है, बाइंडिंग पूरी हुई। जैसे ही यह घोषणा हुई, ड्रैगन नेशन में हड़कंप मच गया। रिसर्च डिवीजन में डॉकोवॉस के हाथ से चाय का कप गिरकर चूर चूर हो गया। गर्म चाय उनकी पैंट पर फैल गई, पर उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। पूरी लैब पहले सन्नाटे में डूब गई, फिर अविश्वास भरी आंखों से गूंज उठी। हर मजबूत प्रजाति को छोड़ दिया और उसने ऑर्डिपिथेकस को चुना, जो हर एक स्टेट्स में कमजोर है। अगर यह पागलपन नहीं तो और क्या है? इससे भी बुरा और भी चिंताजनक बात यह है कि स्टेलिन की फाइल में लिखा था कि ब्रेकअप के बाद वो टूट चुका है, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। रिसर्च टीम सोचने लगी कि क्या वो मानसिक रूप से अस्थिर है और सब कुछ बर्बाद करने के लिए जानबूझकर यह कर रहा है। जितना वो इसके बारे में सोचते, बात उतनी ही सही लगने लगती। उन्हें यह उतना ही निराशाजनक लगा, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे हालात में ऐसा चुनाव नहीं करता। दूसरी सभी नेशंस की लाइव स्ट्रीम पर यह मजाक बन गया था। आयरन और ईगल नेशन के दर्शक ड्रैगन नेशन का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर अपना मौका गंवा दिया। कुछ का कहना था कि ड्रैगन नेशन अपने देश की किस्मत खुद दुश्मन को थमा रहा है। दूसरे व्यंग्य में मंकी किंग का जिक्र कर रहे थे कि शायद सच में कोई वानर स्वर्ग को हिला सकता है। ड्रैगन नेशन के दर्शक गुस्से से भर गए, पर वे तर्क नहीं दे पाए, क्योंकि ऑर्डिपिथेकस के आंकड़े बहुत ही घटिया थे। लेकिन मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मेरी नजर में ऑर्डिपिथेकस गेम के आखिरी पड़ाव का एक देवता है। अगर कोई मोड़ तय करना हो तो थ्रोइंग स्किल अनलॉक होते ही लेट गेम की आधिकारिक शुरुआत होती है, और उस मोड़ पर कौन इसे कचरा पिक कहने की हिम्मत करेगा। 30 मिनट तेजी से बीत गए। हर देश ने एक एक करके अपनी प्रजाति तय कर ली। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुकाबला साबर टूथ कैट के लिए जंग एक ऐसे विजेता के साथ खत्म हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।
आयरन नेशन के बंदे ने बाजी मार ली। इस नतीजे ने बहुतों को हैरान कर दिया। ईगल नेशन का ड्रेक प्रतियोगिता से बाहर होने वाला पहला खिलाड़ी बना। साबर टूथ कैट हारने के बाद उसने तुरंत अर्जेंटाविस को चुन लिया, जो आसमान का निर्विवाद शासक है। बैरो नेशन की वीरा साबर टूथ कैट तो हार गई, लेकिन वापस आकर स्टेगोडॉन प्रतियोगिता जीत गई। एक नतीजा जिसने ड्रैगन नेशन के दर्शकों को सबसे ज्यादा तोड़ दिया वो था सकोरा नेशन के सोरेन का। वो मुश्किल से अंत तक बचा रहा और कुछ लॉक नहीं कर पाया। मजबूरन रैंडम असाइनमेंट का इंतजार किया और किसी तरह उसे पिथेकस मिल गया, एक झुंड में रहने वाला शिकारी। उसकी किस्मत वाकई हद से ज्यादा अच्छी थी। ड्रैगन नेशन की स्ट्रीम और नीचे गिर गई। उन्होंने जानबूझकर सबसे कमजोर पिक ली, जबकि उनके दुश्मन रैंडम ड्रा में भी तगड़े कार्ड्स निकाल रहे थे। कोई उनके साथ मुकाबला कैसे कर पाएगा? जल्दी सिस्टम ने घोषणा की कि नया पैच आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। सभी सिविलाइजेशन ऑब्जर्वर्स वर्चुअल स्पेस में लौट आए और अपनी जगह ले ली। हर किसी के सामने उनकी चुनी हुई प्रजाति की लाइव एवोल्यूशनरी फीड दिखाई देने लगी। एक पैच लाखों साल के होते हैं, इसलिए सिस्टम पूरी टाइमलाइन को एक महीने में सिकोड़ देता है, जैसे नेचर डॉक्यूमेंट्री को फास्ट फॉरवर्ड किया हो, सिर्फ अहम मोड़ ही रखे गए। और इस तरह ऑर्डिपिथेकस की किस्मत सबके सामने खुलने लगी। जैसे ही तस्वीर साफ हुई, स्क्रीन पर सबसे पहले पर्यावरण का बिगड़ता हाल दिखा। जलवायु में भारी बदलाव ने घने वर्षावनों को विरल बना दिया था। हर बीतते मौसम के साथ पेड़ों के बीच की दूरी बढ़ती गई। जिस छोटे वानर से मैं जुड़ा हूं, वह एक अकेले पेड़ की टहनी पर दुबका है, अपनी डरी हुई आंखों से सब देख रहा है। इस जंगल के हिस्से में वैसे भी उनकी आबादी ज्यादा नहीं थी और खाने की भारी कमी के कारण पेड़ों पर एक फल तक नहीं बचा था। उस छोटे वानर ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और बात तब और बिगड़ गई जब सुबह एक बूढ़ा वानर भूख से मरकर टहनियों से नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही एक साबर टूथ कैट ने लाश खींच ली। छोटा वानर मौत का मतलब तो नहीं समझता, पर उसके डीएनए में गहरा बसा एक सिग्नल लगातार उसे आगाह कर रहा था, जमीन खतरा है, वहां पैर रखा तो मर जाओगे। फिर भी भूख उसे मौत के मुंह में धकेल रही थी। अपनी टहनी से उसने करीब 100 मीटर दूर पेड़ों का एक दूसरा हिस्सा देखा। शायद वहां फल मिल जाए, शायद वहां बचने का कोई रास्ता हो। लेकिन वो 100 मीटर एक ऐसे ऑर्डिपिथेकस के लिए जो सिर्फ पेड़ों पर चलना जानता हो, किसी गहरी खाई से कम नहीं था। वह नीचे जमीन को घूरता रहा। उसके शरीर की हर कोशिका चीख चीख कर चेतावनी दे रही थी। डर के कारण वह सहज भाव से पीछे हट गया और ऊंची टहनियों में दुबक गया, मानो जमीन से दूरी का मतलब मौत से दूरी हो। ड्रैगन नेशन की स्ट्रीम कराहों से भर गई। ज्यादातर दर्शकों ने इसे एक बुरा सपना मान लिया था, जिसमें अंत निश्चित था। पेड़ों पर खाने को कुछ नहीं और नीचे शिकारी इंतजार कर रहे थे। इन वानरों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैंने अपनी नजरें स्क्रीन पर टिकाए रखीं, सबसे ज्यादा ध्यान लगाकर, क्योंकि मैं जानता था कि इतिहास बदलने वाला पल बस एक कदम की दूरी पर है। एक संतरे से छोटे दिमाग में भूख और डर आपस में टकरा रहे थे। वह इंसानों की तरह सोच तो नहीं सकता, पर जीने की इच्छा बहुत जबरदस्त थी। पेड़ों ने ऑर्डिपिथेकस को 10 लाख साल तक आश्रय दिया और इसीलिए वे अब तक टहनियों से चिपके रहे। लेकिन अब सिर्फ पेड़ काफी नहीं थे, पर्यावरण बदल चुका था। जीवित रहने का पुराना तरीका अब काम नहीं आने वाला था। जिंदा रहने के लिए उसे नया तरीका ढूंढना ही था। आखिरकार भूख की जीत हुई। छोटा वानर टहनी पकड़कर झूला, हवा में अपने शरीर को सहाला, एक पल रुका और फिर खुद को छोड़ दिया। एक हल्की सी धमक। पहली बार वह वाकई जमीन पर उतरा था। डर तुरंत वापस लौट आया। वह डरकर चारों तरफ घूमने लगा, जैसे सायों में से मौत झपटने ही वाली हो। लेकिन भूख ने उसे जमने का मौका नहीं दिया। वह अपने चारों अंगों से दौड़ने लगा, उस 100 मीटर दूर पेड़ों के झुंड की तरफ। भागते हुए जब उसके हाथ आगे आने लगे तो उसकी रीढ़ सीधी होने लगी। धीरे धीरे वह रेंगना एक सीधे दौड़ में बदलने लगा। कदम लंबे होने लगे और शरीर का संतुलन ऊंचा होने लगा। और बस उसे एहसास होने से पहले ही वह पेड़ों की उस नई कतार तक पहुंच गया और लटकते फलों की दुनिया में कूद पड़ा। वह बच गया और पीछे उस विरल जंगल में हर वानर यह सब देख रहा था। वे झुककर देख रहे थे, उस छोटे वानर को फल खाते हुए, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। वे जड़ें नहीं समझते थे, वे सबक नहीं समझते थे, पर भूख सबसे बुनियादी सिग्नल है। पहला गया तो दूसरा और तीसरा भी हरकत में आ गए। जल्द ही दूसरा वानर नीचे उतरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और भी ऑर्डिपिथेकस टहनियों से कूदे और 100 मीटर दूर उस पेड़ों की कतार की ओर भागने लगे। जमीन अभी भी खतरनाक थी, पर अब वह पूरी तरह मना नहीं थी। स्ट्रीम्स में कुछ दर्शकों के मन में कुछ बदलने लगा। कुछ ने माना कि उन्हें इन वानरों से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्हें ऐसा कदम उठाते देख वाकई दिल भर आता है। पर साथ ही ज्यादातर लोग अभी भी संशय में थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो यह बस कुछ कमजोर जीव हैं जो जमीन पर खाना ढूंढना सीख गए हैं। शिकारियों के मुकाबले जो पहले से बड़े जानवरों का झुंड में शिकार कर रहे थे, अंतर अभी भी भयानक था। और फिर भी इन जटिल भावनाओं के बीच कुछ और भी भयावह हुआ। दीनस्वानर एक साथ जमीन पर उतरे और दौड़ने लगे तो शोर सुनकर साबर टूथ कैट का ध्यान उधर गया। शुरुआत में वह शिकारी लगभग हैरान था,
जैसे उसने सोचा भी नहीं था कि पेड़ों में दुबकने वाले ये छोटे जीव आज खुले में बाहर आ जाएंगे। वह धीरे से नीचे झुका, पूरी तरह खामोश, बिना आहट के दूरी घटाई, और जब मौका मिला तो बिजली की रफ्तार से झपट पड़ा। एक झपट्टा, एक पकड़, और जिस वानर को उसने दबोचा उसे छटपटाने का मौका तक नहीं मिला। आकार का अंतर बहुत ही ज्यादा था। साबर टूथ कैट का एक पंजा उस वानर के आधे शरीर से बड़ा था। फिर वह जबड़ा खुला और वो दो साबर दांत मुड़े हुए ब्लेड की तरह नीचे उतरे, सटीक और बेरहम, जिसने वानर के बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। संघर्ष जल्दी ही खत्म हो गया। कुछ ही सेकंड में वह वानर शांत हो गया और शिकारी उसे अपने जबड़ों में दबाकर ले गया। यह पूरा घटनाक्रम बिल्कुल साफ, कुशल और लगभग ठंडा है। आयरन नेशन की स्ट्रीम जश्न से गूंज उठी है। आखिरकार जूड़ का नाता उस साबरटूथ बिल्ली से है और शिकार तो बस ड्रैगन नेशन का अपना आर्टोपिथेकस बन गया। आयरन नेशन के दर्शक ड्रैगन नेशन की स्ट्रीम पर जाकर उन्हें चिढ़ाने लगे। कमेंट्स की झड़ी लग गई, जैसे कि मुफ्त के खाने के लिए शुक्रिया, बिना लड़ने की काबिलियत वाले बंदरों का झुंड, तुमने खुद उन्हें जीत थमा दी, ऐसे मैसेज लगातार आ रहे हैं। ड्रैगन नेशन के दर्शक पहले ही गुस्से के कगार पर थे। अब वे बुरी तरह भड़क गए और पलटवार कर दिया। हजारों लोग आयरन नेशन की स्ट्रीम पर उमड़ पड़े और चैट को शोर से दबा दिया। जल्द ही आयरन नेशन की स्ट्रीम लगभग एक दूसरा ड्रैगन नेशन चैनल बन गई, लेकिन उस शोर का मुझ पर कोई असर नहीं। मेरे लिए एक दो आर्टोपिथेकस का खोना मुद्दा नहीं है। प्रकृति हमेशा कठोर चयन से आगे बढ़ी है। मुझे इस बात की फिक्र है कि पूरा समूह आखिरकार जमीन पर उतर आया है, कि जीवन मृत्यु के दबाव में वे अब दौड़ने और सीधे खड़े होने लगे हैं। क्योंकि मेरी नजर में यह कदम आग या औजारों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। दो पैरों पर चलना ही हर चीज की नींव है। प्राइमेट्स इस रास्ते तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उन्होंने पेड़ों पर चढ़ने और कूदने में इतना लंबा समय बिताया था। टहनियों को पकड़ने ने उनके पैरों को आकार दिया, उन्हें चौड़ा बनाया और हाथ जैसी मजबूत पकड़ दी जो पूरे शरीर का वजन उठा सके। बाकी प्रकृति को देखो, ज्यादातर शिकारी पंजों पर चलते हैं, जैसे बिल्लियां जो गति के लिए स्थिरता का बलिदान देती हैं। शिकार बनने वाले जानवर तो और आगे हैं, ज्यादातर खुरों वाले होते हैं जो अपने नाखूनों पर दौड़ते हैं। हाँ, वे तेज हैं, लेकिन उन्होंने दो पैरों पर चलने का मौका खो दिया है, और सिर्फ दो पैरों पर चलकर ही हाथों को आजाद किया जा सकता है। हाथ जिन्हें शरीर का बोझ नहीं उठाना या जमीन पर जोर नहीं लगाना पड़ता, वे धीरे धीरे और विकसित होंगे। पकड़ना, नोचना, ग्रिप बनाना, घुमाना, मारना, फेंकना, ये सब इस नींव पर टिका है कि हाथ आजाद हो गए हैं, और तभी औजारों का जन्म होता है। तभी आग पर काबू पाना मुमकिन हो पाता है। वरना अगर कोई जानवर घर्षण से आग जलाना समझ भी ले तो वह मुंह से ड्रिल करके साल भर भी कोशिश करे तो चिंगारी नहीं निकाल पाएगा। इसलिए मैं इंतजार करता हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आर्टोपिथेकस सीधे खड़े होने को कबीले की आदत बना लें, ताकि सब स्थिर हो जाए, क्योंकि तभी मेरी पहली दखल का सही समय आएगा। फुटेज आगे बढ़ती रहती है। जो वानर नई पेड़ों की कतार तक पहुंच गए हैं वे बच गए हैं, लेकिन आज जो हुआ वह उनके लिए सिर्फ खाना ढूंढने से कहीं बढ़कर है। वे पहली बार पेड़ों से नीचे उतरे। उन्होंने पहली बार 100 मीटर की खुली मौत का रास्ता पार किया। उन्होंने पहली बार सीखा कि जमीन खतरनाक तो है, पर पूरी तरह वर्जित नहीं। आज जो उन्होंने किया वह उनके जीन्स और इंस्टिंक्ट में किसी पुराने कोड की तरह बैठ जाएगा। अगली बार जब खाना खत्म होगा तो वे फिर से माइग्रेट करेंगे, और उसके बाद भी 1 बार, 2 बार, 20-30 बार, जब तक कि जमीन उनके लिए सिर्फ खौफ का नाम न रह जाए। यह उनका घर बन जाएगा। विकास हमेशा ऐसे ही हुआ है, खतरे में ढलना सीखना और धीरे धीरे पूरे वातावरण पर छा जाना। शाम ढलते ही सूरज क्षितिज के नीचे चला जाता है और आसमान इतना साफ है कि सच नहीं लगता। न कोई इस्पात की मीनारें, न धुआं, बस तारों से भरी एक अंतहीन छत। पेड़ों पर जो वानर सबसे पहले जमीन पर उतरा था वह चुपचाप स्थिर बैठा है। सामान्यतः वह अब तक सो चुका होता, लेकिन आज उसका पेट इतना भरा है कि लेटने में उसे परेशानी हो रही है, तो वह बस बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। उसकी पतली खाल से हवा गुजरती है और वे आंखें, जो खाली होनी चाहिए थीं, पत्तों के बीच एक रास्ता ढूंढती हैं और रात के आसमान की ओर मुड़ जाती हैं। वह तारों की नदी को देखता है और देखता ही रहता है। न एक झलक, न दो, बल्कि एक लंबा अटूट घूरना। 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। स्काई स्क्रीन खुद इसी पल उस पर टिक गई है। कोई नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। तर्क के हिसाब से संतरे के आकार के दिमाग में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, पर क्या यह सच है? स्काई स्क्रीन उस छोटे वानर पर टिकी है जो तारों को निहार रहा है, और ड्रैगन नेशन की टीम और दर्शक बेचैन हो रहे हैं। बाकी सभ्यता के पर्यवेक्षक आंकड़े तोड़ने, व्यवहार के पैटर्न पढ़ने में व्यस्त हैं। कमजोरियां पहचानने, ताकत बढ़ाने, गति बढ़ाने, वातावरण बदलने के तरीके सोच रहे हैं, अपनी प्रजाति को पूर्णता के करीब ले जाने की कोशिश में। लेकिन यहां मैं हूं, एक टहनी पर बैठे उस वानर से मंत्रमुग्ध जो कुछ नहीं कर रहा, और मेरा कैमरा उस पर टिका है। उनकी नजर में यह पूरी तरह बेकार है। एक छोटे वानर को टहनी पर बैठे देख आखिर क्या मिलेगा, जब तुम बाकी आर्टोपिथेकस ग्रुप को देख सकते थे? कम से कम फिजिकल कमजोरियों पर कोई डेटा तो मिलता। डॉक्टर वॉस भी नहीं समझ पा रहे कि स्टालिन अभी क्या कर रहा है, इसके अलावा कि वह दुनिया से कट चुका है। उनके पास कोई और व्याख्या नहीं है।
पर कोई नहीं जानता कि आर्टोपिथेकस के लिए दो पैरों पर चलने का क्या मतलब है और पहली बार तारों से भसे आसमान को देखने का क्या अर्थ है। शायद यह अभी सच्ची सोच नहीं है। संतरे के आकार का दिमाग जटिल तर्क नहीं ला सकता, लेकिन जागरूकता जड़ें जमा रही है। और जागरूकता के साथ ही जिज्ञासा, डर, साहस और दुख जैसी आदिम भावनाएं उभरने लगती हैं। वह आसमान में उन चमकती चीजों को क्यों घूर रहा है? शायद यह सिर्फ जिज्ञासा है कि वे क्या हैं, क्या उन्हें खाया जा सकता है, या शायद तारे इतने चमकीले और दूर हैं कि उनसे नजर हटाना नामुमकिन है। जवाब जो भी हो, नतीजा लिखा जा चुका है। इस पल में उसमें तारों के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई है, और वह जिज्ञासा ही इतिहास का मोड़ है। शायद वह अपने छोटे से जीवन में कभी उन प्रकाश बिंदुओं को छू न पाए या अपने मन में उठते सवालों का जवाब न पा सके। पर यह भावना की पहली चिंगारी एक संकेत का काम करेगी, बेहद धुंधली पर बेहद जिद्दी, जो पीढ़ियों तक आगे बढ़ाई जाएगी। उसके वंशज शायद किसी सामान्य रात को फिर ऊपर देखें, तारों भरा वही आसमान देखें, और वही प्राचीन उलझन उनके जीन्स के सबसे गहरे हिस्से में महसूस हो। पीढ़ी दर पीढ़ी, 100 साल, 1000, 10,000, लाख, जब तक कि लाखों साल बाद उस सवाल का एक वास्तविक जवाब न मिल जाए। बाकियों के लिए अर्थ ऑनलाइन सिर्फ राष्ट्रीय किस्मत का खेल है, पर मेरे लिए यह मानवता की पूरी उत्पत्ति की कहानी को अपनी आंखों के सामने घटते देखने जैसा है। अरबों सालों का विकास, एकल कोशिकाओं से प्रागैतिहासिक वानरों तक, ताकि आखिरकार वह जीव आ सके जो रुकता है, ऊपर देखता है और ब्रह्मांड को घूरता है। और उसके बाद सिर्फ कुछ और लाखों सालों में मानवता वाकई तारों तक पहुंच जाएगी। अगर आसमान के तारों को देखना जमीन पर पड़ा कोई रत्न पाने जैसा है, तो उसके बाद की पूरी मानव सभ्यता बस उस रत्न को उठाने के लिए नीचे झुकने का लंबा सफर था। इसलिए मैं इस पल को सावधानी से रिकॉर्ड करता हूं। मेरे नजरिए से जिस पल पहले वानर ने ऊपर तारों को देखा, मानवता की ब्रह्मांड की खोज 80% पूरी हो चुकी थी। मेरी नोटबुक जल्दी भर रही है, लेकिन इस पल का वजन ऐसा है जिसे यहां कोई और महसूस नहीं कर सकता। फिर स्काई स्क्रीन की गति तेज हो जाती है। किसी प्रजाति का उत्थान और पतन रातों रात नहीं होता। जब से पहला आर्टिपिथेकस सिर्फ जीवित रहने के लिए जमीन पर उतरा और पेड़ों की तरफ भागा, वह व्यवहार पूरे समूह ने अपना लिया है। जल्द ही जब फल और नए पेड़ फिर खत्म हो जाते हैं, तो आर्टिपिथेकस पहले की तरह पेड़ों में फंसता नहीं। वह दूसरी बार नीचे उतरता है, तीसरी बार कहीं और माइग्रेट करता है, क्योंकि पुराना वातावरण अब उन्हें सहारा नहीं दे सकता। वे खाने के पीछे भागते हैं, नई जमीन ढालते हैं, और इस तरह पेड़ धीरे धीरे उनका इकलौता सहारा नहीं रहते। वे जमीन पर ज्यादा समय बिताने लगे हैं, हर तरफ से शिकारियों के डर के बीच जीवित रहते हुए। और इन सबको जो जोड़े हुए है वह है दो पैरों पर चलना। नुकसान साफ है, गति कम हो जाती है, शिकारियों से बचना कठिन है, लेकिन यह एक बहुत जरूरी फायदा भी लाता है। पहला, ऊर्जा का खर्च कम हो जाता है। चार पैरों पर चलना फुल ऑल व्हील ड्राइव में दौड़ने जैसा है। चारों संपर्क बिंदु एक साथ जोर लगा रहे हैं, स्थिर लेकिन बहुत खर्चीला। दो पैरों पर चलना एक पेंडुलम की तरह है, लगातार आगे झुकना और खुद को संभालना, गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा का उपयोग करके कदम बढ़ाना। नतीजा यह है कि समान शारीरिक क्षमता के साथ सीधे चलने में खर्च होने वाली ऊर्जा काफी कम है। 6 फैट सिस्टम में आर्टिपिथेकस का अत्यधिक ऊर्जा खर्च 6 स्टार से घटकर 5 पर आ जाता है। और उससे परे दो पैरों पर चलना एक और फायदा लाता है, जो बाकी से कहीं अधिक तुरंत और भौतिक है: गर्मी का नियमन। चार पैरों वाला जानवर अपनी पूरी पीठ धूप के सामने खोल देता है। बहुत ज्यादा सतह गर्मी सोखती है, और लंबे समय तक दौड़ने पर शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। लेकिन एक बार आर्टिपिथेकस सीधे खड़ा हो जाता है, धूप के सामने सतह का क्षेत्रफल नाटकीय रूप से कम हो जाता है, शरीर कुशलता से ठंडा होता है, और वे तेज गर्मी में लंबे समय तक चल सकते हैं। नतीजा, उनकी सहन शक्ति में एक सार्थक बढ़ोतरी है। वे ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, लंबी दूरी तय कर सकते हैं, और खाने के लिए बहुत बड़ा इलाका खोज सकते हैं। और इस तरह जो प्रजाति बेहद नाजुक दिखती थी, वह पूरी अवधि में जीवित रहने में कामयाब रहती है। न केवल जीवित, बल्कि विस्तार के संकेत दिखाने लगती है। जल्द ही स्काई स्क्रीन एक गर्भवती आर्टिपिथेकस मादा पर लॉक हो जाती है। पेट सूजा हुआ है, भीतर नया जीवन पल रहा है। यह पूरी प्रजाति के आगे बढ़ने का प्रतीक होना चाहिए। लेकिन यही वह जगह है जहां दो पैरों पर चलने की सबसे घातक कीमत पहली बार स्पष्ट होती है। जब प्रसव शुरू होता है, तो मादा आर्टिपिथेकस दर्द में तड़पती है। पूरी प्रक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। उसकी चीखें जंगल में गूंजती हैं। आधुनिक इंसानों के लिए प्रसव के दौरान रोना सिर्फ दर्द है, पर शिकारियों से भरे प्रागैतिहासिक माहौल में यह असल में अपनी लोकेशन बताने जैसा है। एक गलत पल और यह हर शिकारी को सीधे उन तक खींच सकता है, पूरे समूह को मौत के घाट उतार सकता है। इस बार वे भाग्यशाली हैं। आसपास कोई बड़ा शिकारी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि प्रकृति हमेशा किस्मत पर नहीं चलती। ड्रैगन नेशन के रिसर्च डिवीजन में डॉक्टर वॉस पूरी तस्वीर देखते हैं। वह बताते हैं कि गोरिल्ला और बंदर कभी कभी सीधे चल सकते हैं, पर वह असली इंसानी स्टाइल का चलना नहीं है। उनके कूल्हे चौड़े हैं, उनकी टांगें छोटी हैं, उन्हें संतुलन के लिए पैर बाहर की तरफ रखने पड़ते हैं और टांगें मोड़कर चलनी पड़ती हैं, और ज्यादातर समय उन्हें मदद के लिए हाथों की जरूरत पड़ती है। लंबे समय तक दौड़ना उनके लिए नामुमकिन है।
स्थिर खड़े रहना भी एक चुनौती है, लेकिन आर्टिपिथेकस अलग है। पहली बार जमीन पर पैर रखने से लेकर अगली पीढ़ियों तक उनका पोस्चर सीधा होता जा रहा है। उनकी टांगे पास आ रही हैं, उनका चलने का ढंग असली इंसानी चाल के करीब पहुंच रहा है। दूसरे शब्दों में वे एक ऐसा गुण विकसित कर रहे हैं जो सिर्फ इंसानों का होना चाहिए। ब्लू स्टार की समझ के मौजूदा मानकों के अनुसार यह बात होश उड़ा देने वाली है, क्योंकि यह दुनिया सृजनवाद पर चलती है। इंसान अद्वितीय हैं, इंसान श्रेष्ठ हैं। कौन मानेगा कि गेम के बंदर इंसानी काबिलियत को दोहरा रहे हैं? सदमा वास्तविक है, पर जीव विज्ञान किसी की मान्यताओं की परवाह नहीं करता। असली समस्या जल्दी आ जाती है। सीधे चलने का मतलब है पेल्विस का सिकुड़ना और गुरुत्वाकर्षण से भ्रूण का नीचे की तरफ खिंचना। ज्यादातर 4 पैरों वाले स्तनधारियों के लिए जन्म देना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आर्टिपिथेकस बिना किसी परेशानी के खड़े हो जाते हैं। अंडे देने वाले जानवर बस अंडे गिराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आर्टिपिथेकस अलग है। तंग पेल्विस की वजह से बच्चे का जन्म वाकई में मौत और जिंदगी की जंग बन जाता है। स्क्रीन पर मादा आर्टिपिथेकस को बच्चे को जन्म देने के लिए 1 घंटे से ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। जरा सी भी जटिलता उन दोनों की जान ले सकती थी। डॉकवॉस ने एक और खतरनाक बात पकड़ी। जन्म नली तंग होने के कारण बच्चा मां के पेट में पूरा विकसित नहीं हो सकता। उसका समय से पहले पैदा होना जरूरी है। यानी आर्टिपिथेकस के बच्चे इंसानों की तरह ही अपरिपक्व और अधूरे पैदा होते हैं। यही कारण है कि इंसान के बच्चों को चलने में इतना समय लगता है, जबकि बाकी स्तनधारी जल्द ही दौड़ने लगते हैं। इंसानों के लिए जो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, यह एक छोटी सी दिक्कत है, लेकिन आर्टिपिथेकस के लिए जो हर पल शिकार बन सकते हैं, यह मौत के करीब है। ऐसी कमजोर प्रजाति जिसके जन्म की प्रक्रिया इतनी खतरनाक और बच्चे इतने असहाय हों, वो तो विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। इसलिए ड्रैगन नेशन की रिसर्च टीम एक नतीजे पर पहुंचती है। अगर बाहरी मदद मिले तो सबसे सुरक्षित यही होगा कि आर्टिपिथेकस को 2 पैरों पर चलने से रोका जाए। उन्हें वापस 4 पैरों वाले मोड में लाना, जो उन्हें सूट करता है। डॉकेवॉस ने टीम को आर्टिपिथेकस की पेल्विस संरचना का डेटा दर्ज करने का आदेश दिया। रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियां और चलने का तरीका, ताकि उस गलती को सुधारा जा सके जिसे वो घातक मान रहे हैं। ड्रैगन नेशन के दर्शक विशेषज्ञ तो नहीं हैं, पर वे ये देखकर डर रहे हैं। बियर नेशन का स्टेगोडोन बच्चा जन्म के साथ ही चल सकता है, जिससे उसके बचने की उम्मीद बनी रहती है। लेकिन मेरी तरफ का नवजात आर्टिपिथेकस इतना कमजोर है कि वो मांस के टुकड़े जैसा लग रहा है और मां बिल्कुल थक चुकी है। बाकी प्रजातियां तो शिकार कर रही हैं या अपनी ताकत दिखा रही हैं। आर्टिपिथेकस सिर्फ भाग रहे हैं, जंगली फलों पर जीवित हैं, और फिर भी मैं कोई कदम नहीं उठा रहा, क्योंकि मेरी नजर में एक घातक कमजोरी हमेशा बुरी नहीं होती। अक्सर यही दबाव विकास को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है, जैसे माहौल ने आर्टिपिथेकस को पेड़ों से नीचे उतारा। जब जीवन रुक जाता है तो वह अपना रास्ता खुद बना लेता है। इसलिए मैं देख रहा हूं और अपने हस्तक्षेप खर्च करने की जल्दी में नहीं हूं। जल्द ही स्क्रीन पर नतीजे साफ दिखने लगे। नवजात ऑर्टिपिथेकस उम्मीद के मुताबिक बहुत कमजोर है। आंखें बंद हैं, हाथ पैर बहुत छोटे और बेजान हैं, इतना दुबला कि कुछ है ही नहीं। वह सिर्फ एक बड़ी पत्ती पर पड़ा है जो मां ने ढूंढी थी, और इल्ली की तरह रेंग रहा है। वह बहुत धीमी और कमजोर आवाजें निकाल रहा है। अपनी जरूरत बताने का यही उसका तरीका है। मां पूरी तरह थक चुकी है, लेकिन हर स्तनधारी के जीन में बसी ममता उसे आगे बढ़ा रही है। वह बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रसव ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली है। वह दूध की एक बूंद भी पैदा नहीं कर पा रही है। बिना खाने के यह बच्चा एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। और भयानक बात यह है कि आसपास के आर्टिपिथेकस सिर्फ इसलिए साथ हैं क्योंकि झुंड में सुरक्षा है। उन्हें एक दूसरे की मदद करने का कोई अंदाजा नहीं है। वो मां की मुसीबत देख सकते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। मदद करना उनके विकास के इस दौर में एक अनजान विचार है। मां चारों तरफ देखती हैं, और पहली बार उसकी खाली आंखों में एक जटिल भाव दिखता है। उसकी नजर एक ताकतवर नर पर पड़ती है, उसके बच्चे का जैविक पिता। प्रकृति के नियम के मुताबिक नर जीन देकर निकल जाता है। बच्चों को पालना अकेले मादा की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बार नर आर्टिपिथेकस अपनी जगह से हिलता है। वह घास खोदता है और 2 जंगली फल निकालता है जो उसने छिपा रखे थे। वह उन्हें मां के पास ले जाता है और कुछ धीमी आवाजें निकालता है, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। वो समझ गई लगती है। वह उसे फल छीनकर जल्दी जल्दी मुंह में भर लेती है। वह जानती है कि बच्चे को बचाने के लिए उसे दूध के लिए ताकत चाहिए, और नर को खाना खोने का कोई मलाल नहीं है। वह अपना सिर झुकाकर मां और उस नन्हे बच्चे को देख रहा है। अब उसका दिमाग संतरे के आकार से बढ़कर एक अंगूर के जितना हो गया है। दिमाग का बढ़ता आकार तेजी से प्रतिक्रिया और फैसला लेने की शुरुआत लाता है। ऐसा लगता है कि पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह छोटा जीव उससे किसी गहरे रिश्ते से जुड़ा है। औलाद हर जीवित चीज के अंदर का सबसे गहरा कोड है। कोई भी प्रजाति हो, सब कुछ प्रजनन और वंश चलाने पर आकर रुकता है। वह अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले रहा है। अगर बच्चे को बचना है तो पहले मां का बचना जरूरी है। मां अकेली सुरक्षा नहीं कर सकती, यानी जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता उसे यहीं रहना होगा।
इस पल में शायद उसने पहली बार जिम्मेदारी का एहसास किया है। बाकियों के लिए यह बस एक नर का फल देना है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं और मेरे सीने में कुछ बदल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं ये उसी पल जैसा है जब पहली बार कोई वानर जमीन पर उतरा था। छोटा, लेकिन इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़। विकास कभी भी रातों रात नहीं होता। ये अनगिनत छोटे बदलावों का नतीजा है जो जिंदगी और मौत के दबाव में मिलकर एक प्रजाति का रास्ता हमेशा के लिए बदल देते हैं। 2 पैरों पर चलने की वजह से प्रसव में आई भयंकर कठिनाई। सीधे चलने वाले आर्टिपिथेकस अकेले जिंदा नहीं रह सकते। एक मां अकेले इतने नाजुक बच्चे को नहीं पाल सकती। अगली पीढ़ी को बचने के लिए कुछ नया चाहिए, इसलिए परिवार की इकाई ने आकार लेना शुरू कर दिया है। नर कहीं नहीं जाता, इसके बजाय वह चुपचाप मां और बच्चे के पास रहता है। शुरू में उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, बस अजीब सा खड़ा होकर देख रहा है। लेकिन समय के साथ वह खाना ढूंढने जाता है और वापस लाता है। यहीं पर 2 पैरों पर चलने का एक और बड़ा फायदा दिखता है, सामान ले जाना। 4 पैरों वाला जानवर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसे मुंह का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वो शिकार खींच तो सकता है, लेकिन दूर नहीं भाग सकता और मुंह में चीज दबाकर वो लड़ नहीं सकता। बचा कुचा मांस अक्सर छोड़ना पड़ता है और दूसरे जानवर उसे ले जाते हैं। लेकिन आर्टिपिथेकस अलग हैं। 2 पैरों पर चलने ने उनके हाथ आजाद कर दिए हैं। वे सामान को अपनी छाती से चिपका कर ले जा सकते हैं और अपने साथी को खाना पहुंचा सकते हैं। ये मामूली लगता है, पर इसके परिणाम डराने वाले हैं। जब खाना घर लाया जा सकता है तो बच्चों को पालने का पूरा तरीका बदल जाता है। मां को अब सबसे कमजोर हालत में भी खाना ढूंढने जाने का खतरा नहीं उठाना पड़ता। लगातार देखभाल से बच्चों के जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। यानी 2 पैरों पर चलने की कमजोरी आर्टिपिथेकस को विलुप्ति की ओर नहीं ले जाती। ये उन्हें परिवार बनाकर समस्या हल करने पर मजबूर करती है। और एक बार परिवार बन गया तो कुछ और बड़ा पैदा होता है, सभ्यता की नींव। परिवार काम के बंटवारे को जन्म देता है। काम का बंटवारा बेहतर सहयोग लाता है, और जहां सहयोग और तालमेल हो वहां सभ्यता मुमकिन हो जाती है। मेरे लिए 2 पैरों पर चलना और परिवार, ये वो 2 पहेलियां हैं जो अब फिट हो रही हैं। अभी पूरा नहीं हुआ, पर दिशा साफ है। और जल्द ही यह बदलाव पूरे कबीले में फैल गया। आर्टिपिथेकस अब अकेले खाना नहीं ढूंढते, वे जोड़ों या छोटे समूहों में चलते हैं। ज्यादा लोग यानी ज्यादा आंखें। सतर्कता बढ़ गई है। वे सतर्क रहते हैं, खतरा होने पर फौरन इशारा करते हैं, यहां तक कि एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। और इसी वजह से आयरन नेशन को सबसे पहले अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आयरन नेशन की प्रजाति है सेबर टूथ कैट। काफी समय तक आर्टिपिथेकस ही इनका सबसे आसान शिकार हुआ करते थे। आयरन नेशन के दर्शक तब पागल हो जाते थे जब एक बिल्ली आसानी से शिकार कर लेती थी, जैसे ड्रैगन नेशन से हारना मायने न रखता हो। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि शिकार करना मुश्किल होता जा रहा है। पहले शिकार पक्का होता था, अब वे दूर से ही दिख जाते हैं और आर्टिपिथेकस खतरा भांपते ही भाग जाते हैं, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। स्क्रीन पर एक बेहतरीन उदाहरण दिखता है। जूड अपना कैमरा उस बिल्ली पर टिका देता है जो आर्टिपिथेकस इलाके के सबसे करीब है। बिल्ली निराश नहीं करती। उसे काफी दूर से ही महक आ गई है और वह जानती है कि झाड़ियों में सीधे कूदना गलती होगी। आर्टिपिथेकस तुरंत पेड़ पर चढ़ जाएंगे और शिकार फेल हो जाएगा, तो वो इंतजार करना चुनती है। सबसे बड़ा शिकारी सिर्फ हमले से नहीं, बल्कि सब्र से जीता जाता है। बिल्ली घंटों तक घास में दबी रही जब तक दोपहर को 4 आर्टिपिथेकस एक साथ बाहर नहीं आए। उन्होंने जानबूझकर ये वक्त चुना, ये इत्तेफाक नहीं है। गर्मी में बाकी शिकारी सुस्त हो जाते हैं, लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से आर्टिपिथेकस गर्मी को बेहतर झेल सकते हैं। लेकिन इस बार वे एक ऐसे शिकारी से टकरा रहे हैं जिसका सब्र गर्मी से कहीं ज्यादा है। साबेर टूथ कैट धीरे धीरे नीचे झुकती है, रेंगते हुए आगे बढ़ती हैं। मांसपेशियां किसी कमान की तरह तन गई हैं, बस झपटने का इंतजार है। लेकिन जैसे ही बिल्ली झपटने वाली थी, पहरे पर तैनात आर्टिपिथेकस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने एक तीखी अर्जेंट आवाज निकाली। उसकी चीख में खतरे का एहसास था, जिसे सुनकर बिल्ली भी एक पल के लिए ठिठक गई। और अगले ही पल चारों आर्टिपिथेकस एक साथ घूमे और भाग खड़े हुए। सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि वे अलग अलग दिशाओं में बिखरे, जैसे किसी जन्मजात प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हों। इसने शिकारी को दुविधा में डाल दिया। साबेर टूथ कैट ठिठक गई, उसका सिर इधर उधर घूम रहा था, वह किसी भी एक दिशा को चुन नहीं पा रही थी। सटीक हमले का मौका निकल गया। जब तक उसने किसी को चुना, चारों आर्टिपिथेकस काफी दूर निकल चुके थे और दोपहर की चिलचिलाती धूप बिल्ली के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ा रही थी। उसने अपना जबड़ा खोल दिया, हांफते हुए और भारी सांसें लेते हुए। उसका शरीर गर्मी से बेहाल होने की कगार पर था। शिकार जरूरी है, लेकिन अगर पीछा करने में जान ही चली जाए तो यह घाटे का सौदा है। इसलिए उसके पास आर्टिपिथेकस को दूर जाते देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर वह वापस छांव में चली गई। आयरन नेशन की लाइव स्ट्रीम बौखला गई। वे मान ही नहीं पा रहे थे कि वानरों का वो झुंड पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। और उससे भी बड़ी बात, उनकी नजर में आर्टिपिथेकस ने यह सब अपने दम पर विकसित नहीं किया। स्टैलिन ने जरूर किसी को पता चले बिना हस्तक्षेप किया होगा, वरना कमजोर वानर इतने चालाक कैसे हो सकते हैं।
और जैसे जैसे आयरन नेशन इस बारे में सोच रही थी, उनका यकीन पक्का होता गया। जूड ने भी स्टैलिन की ओर मुड़कर देखा। उसे यकीन था कि उसने कोई चाल चल दी है। जूड को लगा कि स्टैलिन ने आर्टोपिथेकस की प्रतिक्रिया की गति या जागरूकता बढ़ा दी है। जूड को नहीं पता कि स्टैलिन ने अब तक एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया है, पर फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आयरन नेशन ने मान लिया है कि ड्रैगन नेशन ने पहले चाल चली है, तो वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। जूड ने तुरंत अपने हस्तक्षेप का एक स्लॉट इस्तेमाल करने का फैसला किया और एक्सटर्नल सपोर्ट सक्रिय कर दिया। अर्थ ऑनलाइन में हस्तक्षेप इतना आसान नहीं है। ताकत बढ़ाने का मतलब है मांसपेशियों की संरचना बदलना। आकार बढ़ाने का मतलब है पूरे कंकाल का ढांचा बदलना। किसी जमीनी जानवर को पानी में रहने लायक बनाना मतलब श्वसन तंत्र को फिर से बनाना। जरा सी गलती और सब खत्म। आप किसी जमीनी शिकारी पर बस गलफड़े नहीं लगा सकते, वरना वह जमीन पर सांस नहीं ले पाएगा और मर जाएगा। इसलिए इस मामले में जूड जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। उसके हस्तक्षेप की संख्या 3 से घटकर 2 हो गई। जल्द ही आयरन नेशन की रिसर्च टीम जुड़ गई। दूसरी तरफ की टीम पूरी तरह तैयार बैठी थी। उनकी नजर में ये बढ़त हासिल करने का मौका था और उनका रुख साफ था कि इस हस्तक्षेप से पूरी तरह दबदबा कायम करना है। टीम साबेर टूथ कैट के शरीर में सीधे बदलाव की सलाह नहीं देती, क्योंकि वे इस जीव को पूरी तरह नहीं समझते। लापरवाही से उसे बढ़ावा देना उसकी खासियत को खत्म कर सकता है। इसलिए वे कुछ और व्यवहार और आवास की प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हैं। लंबी निगरानी से पता चला कि साबेर टूथ कैट अकेले शिकार करती है, पर वह अपने इलाके को लेकर ज्यादा सख्त नहीं है। एक ही इलाके में 2-3 साबेर टूथ कैट का होना अजीब नहीं है। वे अकेले और समूह के बीच में कहीं हैं। इसे देखते हुए उसके शरीर को छूने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार को बदलें, उन्हें महसूस कराएं कि उनका इलाका आरामदायक नहीं है, कि उन्हें कहीं बेहतर जगह जाना चाहिए। और वो बेहतर जगह वही है जहां ये आर्टोपिथेकस हैं। एक साबेर टूथ कैट ही अपने आप में खौफ है, लेकिन अगर बहुत सारी एक ही इलाके में आ जाएं तो आर्टोपिथेकस का सहयोग भी काम नहीं आएगा। उनकी चेतावनी प्रणाली कितनी भी तेज क्यों न हो, एक साथ झुंड में आए शिकारियों से बचना असंभव हो जाएगा। आयरन नेशन की रिसर्च टीम की नजर में इस पैच की असली चाल शायद अपनी प्रजाति को बचाना नहीं है। शायद यह हस्तक्षेप का इस्तेमाल करके दूसरों के जीने की जगह को पूरी तरह खत्म करना है। रणनीति बनते ही जूड ने तुरंत कदम उठाया। आर्टोपिथेकस का मौजूदा इलाका भौगोलिक रूप से जटिल है, जहां जंगल, घास के मैदान और पहाड़ सब पास हैं। कुछ साबेर टूथ कैट पहले से गश्त कर रही थीं, लेकिन जैसे ही व्यवहार बदलने वाला हस्तक्षेप लागू हुआ, पूरे महाद्वीप की बिल्लियों में एक नया जुनून जाग उठा। उन्हें लगा कि जहां वो रह रही हैं वो सही नहीं है और उनका असली ठिकाना कहीं और है। और इस तरह एक बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। एक एक करके साबेर टूथ कैट ने अपनी पुरानी जमीन छोड़ी और उसी ठिकाने की ओर बढ़ने लगी। स्क्रीन पर पूरे महाद्वीप का नक्शा दिखा और हजारों लाल बिंदु हर दिशा से एक ही ओर बढ़ने लगे। उनमें से कुछ रास्ते में रुक सकते हैं, लेकिन इस गति को रोकना अब नामुमकिन था। साबेर टूथ कैट, जो पहले से ही खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है, उसे कृत्रिम रूप से एक ही जगह इकट्ठा किया जा रहा था। और एक बार जब वे आर्टोपिथेकस के इलाके में इकट्ठा हो गईं, तो सिर्फ शिकार ही नहीं बदलेंगे, पूरे इलाके का पारिस्थितिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। उस बिंदु पर आर्टोपिथेकस की तो बात ही छोड़ दें, आसपास की हर प्रजाति शिकारियों के इस सैलाब में बह जाएगी। नक्शे पर घने होते लाल बिंदुओं को देखकर आयरन नेशन समय से पहले ही जश्न मनाने लगी। वे देख पा रहे थे कि कैसे साबेर टूथ कैट का सैलाब आर्टोपिथेकस को कुचलकर हर प्रतियोगी को खत्म कर देगा। ड्रैगन नेशन हो या साकुरा नेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी नजर में बाकी सब सिर्फ अगले शिकार बनने वाले थे। आयरन नेशन एक सुखद ख्याली दुनिया में डूब गई और उनका व्यवहार परिवर्तन वाला दांव तेजी से काम कर रहा था। जल्द ही आर्टोपिथेकस के इलाके में साबेर टूथ कैट की संख्या आसमान छूने लगी। पहले 3-4 बिल्लियां दिखना भी बड़ी बात थी, अब हर तरफ जोड़े और छोटे झुंड दिखाई दे रहे थे। संख्या 10 गुना बढ़ गई थी और अभी भी बढ़ रही थी। मतलब आर्टोपिथेकस ने सहयोग से जो कुछ भी बनाया था, वो सब दम तोड़ने की कगार पर था। पहले एक बिल्ली देखकर भाग जाना काफी था, अब एक दिखने का मतलब है कि कई और आसपास छिपी हैं। अब भोजन के लिए बाहर निकलने पर भी सीधे मौत को दावत देने जैसा खतरा था। भोजन के स्रोत अस्थिर हो गए थे और पूरा कबीला ढहने की कगार पर था। स्क्रीन के बाहर ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम फट पड़ी, सब देख सकते थे। आयरन नेशन प्रतिस्पर्धा के किसी मानक नियम का पालन नहीं कर रही थी। यह ड्रैगन नेशन पर सीधा और नग्न हमला था। चैट में लोग इसे घटिया जीत बता रहे थे और स्टैलिन को तुरंत कुछ करने की सलाह दे रहे थे। आर्टोपिथेकस को वहां से निकालो, इससे पहले कि बिल्लियां और बढ़ जाएं। वहां बेबस शिकार बनकर बैठने से बेहतर है कुछ करना। ड्रैगन नेशन के रिसर्च डिवीजन में डॉको वॉस और बाकी टीम घबराए हुए थे। समस्या ये थी कि वे खतरा देख तो रहे थे, पर वे खुद से मदद नहीं भेज सकते थे। नए नियमों के तहत बाहरी मदद केवल पर्यवेक्षक द्वारा ही सक्रिय की जा सकती है। जब तक मैं उस बटन को न दबाऊं, रिसर्च टीम मुझे एक चेतावनी भी नहीं भेज सकती। और फिर भी साबेर टूथ कैट की असामान्य संख्या मैंने देख ली थी।
मैंने आयरन नेशन के जूड की तरफ देखा। उसने भी उसी वक्त मेरी तरफ देखा, जैसे हम दोनों ने एक ही खतरे को भांप लिया हो। फिर वह मुस्कुराया, उसके होंठ बिना आवाज के हिले, जिससे साफ था कि वह सोच रहा है कि मैं हार गया हूं। मैंने उसे शांत नजर से देखा और बिना कुछ बोले बस 4 शब्द सोचे, दूरदर्शी नहीं हो। क्योंकि मेरी नजर में आयरन नेशन की ये चाल सतह पर तो आर्टोपिथेकस को घेरने जैसी दिखती है, पर अंदर ही अंदर यह लगभग खुद को तबाह करने जैसा है। साबेर टूथ कैट पहले से ही एक शीर्ष शिकारी है। वह अपनी व्यक्तिगत काबिलियत से शीर्ष पर है, लेकिन आयरन नेशन को इससे तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने जबरन एक ही जगह भीड़ जमा कर दी। हाँ, इससे अल्पकालिक सैन्य बढ़त तो मिली, लेकिन वे ये नहीं सोच पाए कि एक पारिस्थितिकी तंत्र सिर्फ शिकारियों से नहीं चल सकता। शिकारी बढ़ाने से शिकार अपने आप नहीं बढ़ जाते, बल्कि खतरे के बढ़ने से शिकार डरकर भाग जाते हैं। एक बार आसपास का शिकार खत्म या डरकर भाग गया तो यह इलाका संसाधनों के संकट में आ जाएगा। जब ऐसा होगा तब साबेर टूथ कैट खुद को नहीं पाल पाएंगी और स्थिति बेकाबू हो जाएगी। तो जो ताकत का प्रदर्शन लग रहा है वह असल में अदूरदर्शी अति उत्साह है। और इसके अलावा आर्टोपिथेकस में कभी भी अपने इलाके के प्रति ज्यादा लगाव नहीं रहा। वे पहले ही जंगलों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक भाग चुके हैं। उनके लिए जगह बदलना कोई नई बात नहीं है। सुरक्षा खोजना और खतरे से बचना एक जैविक प्रवृत्ति है। जब कोई जगह रहने लायक नहीं बचती तो वे खुद ही भाग जाएंगे। इसलिए मैं इस लहर से दबने को लेकर चिंतित नहीं हूं। लेकिन आयरन नेशन की हरकत ने मुझे कुछ याद दिलाया। आर्टोपिथेकस को जिस बुनियादी आधार की जरूरत है वह लगभग तैयार है। द्विपाद गति आ गई है, पारिवारिक इकाई बनने लगी है, सहयोग की प्रवृत्ति उभर चुकी है। इसे देखते हुए अब वक्त है पहली असली क्षमता को लैस करने का। और आर्टोपिथेकस के लिए जो पहला हस्तक्षेप मैंने सोचा था वह शुरू से ही साफ था। फेंकने की क्षमता को अनलॉक करना। सामान्य विकास में इस कदम में कई लाख साल और लगते, जब तक आर्टोपिथेकस पूरी तरह द्विपाद गति में नहीं ढल जाते। तभी जाकर ये क्षमता धीरे धीरे विकसित होती। पर मेरे पास पैच के प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ने का इंतजार करने का समय नहीं है। मैं विकास के इस सफर को खुद सिकोड़ने वाला हूं। इस विचार के साथ मैंने आर्टोपिथेकस का पूरा पैनल खोला और हस्तक्षेप बटन दबा दिया। उसी पल ड्रैगन नेशन के रिसर्च डिवीजन ने आखिरकार राहत की सांस ली। कम से कम इस कदम से तो साफ है कि स्टैलिन कुछ करने की योजना बना रहा है। डॉकवॉस ने तुरंत अपनी सारी एनालिसिस तैयार कर ली ताकि जैसे ही स्टैलिन सपोर्ट खोले वे सिफारिशें भेज सकें। फिर अगले ही पल सब अविश्वास में बस देखते रह गए, क्योंकि स्टैलिन ने कभी सपोर्ट बटन को छुआ ही नहीं। वह बस अपने आप सब संचालित करने लगा। पूरी रिसर्च टीम स्तब्ध रह गई। पर मेरी सोच बिल्कुल साफ थी। जहां तक इस सीधे खड़े होने वाले आतंक की बात है, तो उन्हें दुनिया में शीर्ष पर रखने वाली चीज सिर्फ उनका बड़ा आकार नहीं है, और न ही यह महज उनकी शारीरिक ताकत है। यह उन क्षमताओं का समूह है जो पूरी तरह से अलग स्तर की रणनीतिक बढ़त देती हैं। 2 पैरों पर चलना एक है और चीजें फेंकना दूसरा। आर्डिपिथेकस को फेंकने की असली काबिलियत देने के लिए मुख्य बात यह नहीं है कि उन्हें कुछ आगे फेंकना सिखाया जाए, बल्कि उनके शरीर का ढांचा इस तरह बदलना है कि उन्हें फेंकने के लिए ऐसा जैविक हार्डवेयर मिले जो वाकई असरदार और खतरनाक हो। मैं सबसे पहले आर्डिपिथेकस की रीढ़ और कंधों पर काम शुरू करता हूं। अब तक लंबे समय तक 2 पैरों पर चलने के कारण उनकी रीढ़ 4 पैरों वाले जानवरों के पारंपरिक सी आकार के बजाय एक स्पष्ट एस आकार की हो चुकी है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि एस आकार की रीढ़ सिर्फ खड़े होने का भार ही नहीं उठाती, यह कमर को घूमने की कहीं ज्यादा ताकत भी देती है, जिससे वे ऊर्जा को स्प्रिंग की तरह संचित और मुक्त कर सकते हैं। किसी भी फेंकने की क्रिया के लिए यही ऊर्जा लोड करने का आधार है। यह आधार तैयार होने के बाद अब कंधों पर काम करना है। फिलहाल आर्डिपिथेकस के कंधे एक सामान्य प्राइमेट जैसे ही हैं, छोटे सीमित गति वाले और जैसे लॉक हो चुके जोड़। वे उस चौड़े पीछे के खिंचाव के लिए अक्षम हैं जो एक असली थ्रो के लिए जरूरी ताकत पैदा करता है। तो सबसे पहले मुझे उस लॉक को तोड़ना होगा। मैं कॉलर बोन को लंबा करता हूं, कंधों को चौड़ा करता हूं और शोल्डर लाइन को मानव संरचना के करीब लाता हूं। फिर मैं कंधों की स्थिति को एडजस्ट करता हूं, जोड़ों के खुलने की सीमा को बढ़ाता हूं ताकि हाथ और पीछे जा सकें। फिर मांसपेशियों और टेंडन्स को मजबूत करता हूं, कंधों के जोड़ों के आसपास के, ताकि पूरा तंत्र न केवल स्थिर हो बल्कि अधिक लचीला भी बन जाए। साफ शब्दों में कहूं तो मैं आर्डिपिथेकस के ऊपरी शरीर को एक बायोबॉट में बदल रहा हूं। चौड़ी कॉलर बोन उसका ढांचा है, फैला हुआ कंधों का जोड़ उसकी ड्रा स्पेस है, मजबूत टेंडन्स उसकी धनुष की डोरी हैं, और ऐसा आकार की रीढ़ व कमर का रोटेशन अतिरिक्त ऊर्जा भार को संभालता है। जब फेंकने की बारी आती है तो ताकत सिर्फ हाथों की मांसपेशियों से नहीं आती। यह पैरों के जमीन पर टिकने से शुरू होती है, कमर और धड़ के रोटेशन से बहती है, पीछे खिंचे हुए कंधे से होकर गुजरती है, और अंत में पूरा हाथ एक लहर की तरह घूमता है जो गतिज ऊर्जा के हस्तांतरण की एक पूरी और प्रभावी चेन बनाता है। इसका मतलब यह है कि आर्डिपिथेकस ने आखिरकार उस सीमा को तोड़ दिया है जो प्रकृति में हर जमीनी जीव पर लागू होती है। मेरे बदलाव से पहले आर्डिपिथेकस चीजें फेंक सकता था, लेकिन वह लॉक कंधे के साथ एक हल्का सा टॉस था जिसमें गति की सीमा बेहद सीमित थी।
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने पर भी फेंकने की गति मुश्किल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी और रेंज सिर्फ 10 मीटर, जो कोई खतरा पैदा नहीं करती थी। लेकिन मेरे बदलाव के बाद सब कुछ बदल गया है। अब वे पत्थर को पूरी ताकत से पीछे खींच सकते हैं और फिर शरीर की पूरी लचीली ऊर्जा को उस फेंक में डाल सकते हैं। यह सिर्फ एक टॉस नहीं, बल्कि एक प्रहार है। 10 मीटर या 5 मीटर, ये ऐसी दूरियां हैं जिन्हें प्रकृति के ज्यादातर शिकारी पार नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो पहले मुझसे दूरी कम करनी होगी। जिस पल तुम करीब आते हो मैं पीछे हट जाता हूं। जिस पल तुम हिचकिचाते हो मैं दूर से हमला करता हूं। और अगर उन्होंने भविष्य में हथियारों का इस्तेमाल करना सीख लिया तो जो चीजें वे फेंकेंगे वो सिर्फ पत्थर नहीं होंगे, वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज होगी। करीबी मुकाबले की ताकत का कोई मतलब नहीं अगर तुम दुश्मन को छू ही न सको। यही डायमेंशनल सेपरेशन का सार है, और इसीलिए मुझे पता है कि यह मॉडिफिकेशन कोई मामूली स्टेट बूस्ट नहीं है। यह क्षमता सिर्फ ऑर्डिपिथेकस और उनके मानव वंशजों के लिए है, जिसे कोई और दोहरा नहीं सकता, क्योंकि यह सिर्फ कंधे बदलने की बात नहीं थी। इसके लिए दो पैरों पर चलना, रीढ़, कमर, कॉलर बोन और जोड़ों का तालमेल में काम करना जरूरी है। तभी जाकर यह क्षमता काम करती है। काम खत्म होने पर मैं नतीजों को देखता हूं और वाकई संतुष्ट हूं। जैसे ही हस्तक्षेप खत्म हुआ, ऑर्डिपिथेकस में किए गए मेरे हर बदलाव पूरे कबीले में फैल गए। एक एक करके शरीर में बदलाव होने लगे। कंधे चौड़े हो गए, कॉलर बोन लंबी हो गई, कंधों के पीछे की मांसपेशियों पर एक नया उभार आ गया। उनकी शारीरिक बनावट काफी मजबूत दिखने लगी। लेकिन भले ही बदलाव दिखाई दे रहा था, उनकी दिनचर्या नहीं बदली, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके शरीर के साथ क्या हुआ है। जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, सिवाय इसके कि उस इलाके में साबर टूथ कैट्स की संख्या बढ़ रही थी। जंगल अब हर दिन और खतरनाक होता जा रहा था, इसलिए ऑर्डिपिथेकस को पहाड़ों में पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पहाड़ी इलाका जटिल है, जो साबर टूथ कैट्स के हमलों को सीमित करता है, और चट्टानों में बनी प्राकृतिक गुफाएं खुले जंगल से कहीं बेहतर सुरक्षा देती हैं। इस वक्त एक मादा ऑर्डिपिथेकस गुफा के मुहाने पर बैठी है। उसने अपने कुछ महीने के बच्चे को गोद में लिया है और खाली नजरों से दूर कहीं देख रही है। वह इंतजार कर रही है उन नरों का जो खाना ढूंढने बाहर गए हैं। जब से पारिवारिक इकाई बननी शुरू हुई, यह श्रम विभाजन स्वाभाविक हो गया। मादा बच्चे को दूध पिलाती है जबकि नर खाने की तलाश करते हैं। लेकिन आज आसमान काला पड़ चुका है और जो बाहर गए थे वे अभी तक नहीं लौटे। समय बीतता जा रहा है, अंधेरा छा रहा है। बाहर की दुनिया हर मिनट और खतरनाक होती जा रही है। ऑर्डिपिथेकस के लिए रात का मतलब खतरे का बढ़ना है। उनकी रात की दृष्टि शिकारियों जितनी अच्छी नहीं है। एक बार विजिबिलिटी कम हो जाए तो कोई भी सहयोग और सतर्कता काम नहीं आती। माँ चिंता जैसी जटिल चीज तो नहीं समझ सकती, पर भूख को महसूस कर सकती है। उसे खाने की जरूरत है, उसकी गोद में बच्चे को और भी ज्यादा जरूरत है। गुफा में मौजूद बाकी सभी ऑर्डिपिथेकस का भी यही हाल है। और आखिर में शाम की नारंगी रोशनी में कुछ साए दूर से लड़खड़ाते हुए वापस आते दिखते हैं। खाने की तलाश में निकले हुए 6 वानर थे। हर एक के पास मुट्ठी भर फल थे जो उन्होंने अपनी छाती से चिपका रखे थे। माँ तुरंत उत्साहित हो गई और गुफा के अंदर के दूसरों को सतर्क करने लगी। एक एक करके ऑर्डिपिथेकस गुफा के मुहाने की ओर दौड़ पड़े। अपने साथियों को वापस आते देख उनमें उत्साह की लहर दौड़ गई। खाना मिल गया, आज रात सब ठीक रहेगा। लेकिन जब वे 6 लोग करीब आए और फल गुफा के एक कोने में रखे तो अंदर मौजूद एक वानर ने महसूस किया कि कुछ गलत है। आज दोपहर में 10 से ज्यादा ऑर्डिपिथेकस एक साथ बाहर निकले थे। अब सिर्फ आधे ही वापस आए हैं। कुछ वापस आए 6 लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगे, फिर दौड़कर गुफा के मुहाने पर जाकर अंधेरे में घूरने लगे, जैसे पूछ रहे हों कि बाकी कहाँ हैं। जो वापस आए थे उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे दहशत से भरे थे। आज उनका सामना 6 साबर टूथ कैट से हुआ था। वे शिकारी बहुत तेजी से और ताकत से आए थे। उन्होंने पहले ही हमले में ग्रुप को बिखेर दिया। कई तो वापस आ ही नहीं पाए। अगर साबर टूथ कैट्स को उन लोगों ने अपनी ओर न खींचा होता जिन्हें उन्होंने पहले पकड़ा, तो बाकी लोग जान बचाकर भाग नहीं पाते। यह बताने के लिए भाषा की जरूरत नहीं थी। हवा में फैला डर काफी था, पर सीमित बुद्धि का एक फायदा भी होता है। वे इंसानों की तरह दुख में डूबे नहीं रहते। प्रकृति में जीवित रहने का दबाव हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता होता है। इसलिए भूख ने फिर से जोर मार दिया। ऑर्डिपिथेकस एक घेरे में बैठ गए और फलों के उस ढेर को बांटने लगे। ये बड़े अखरोट जैसे फल थे, स्वाद में अच्छे, लेकिन इनका छिलका बेहद सख्त था। आमतौर पर वे इन्हें सिर्फ अपने दांतों से फोड़ लेते थे। उनमें अब भी जानवरों वाली स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। उनके कुत्ते के दांत इतने तेज थे कि काफी मेहनत करके वे छिलका तोड़ सकते थे। गुफा जल्दी ही चबाने और फोड़ने की आवाजों से भर गई। लेकिन वह माँ जिसके पास बच्चा था, उसका सिर्फ एक हाथ खाली था। वह उस पर काफी जोर नहीं लगा पा रही थी और काफी देर चबाने के बाद भी वह उसे फोड़ नहीं पाई। वह हताश होने लगी। तभी उसने नीचे देखा और उसे अपने पैर के पास एक पत्थर दिखा। कुछ समझ में आया। उसने फल को जमीन पर रखा, पत्थर उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर ले गई। उसने उसे जोर से नीचे पटका। एक तीखी आवाज आई। सख्त छिलका फूट गया। माँ तुरंत खुश हो गई और फल को मुंह में ठूंस लिया।
उसके सामने बैठे ऑडिपिथेकस ने यह सब देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मां के पैर के पास रखे पत्थर की ओर इशारा किया, फिर अपना फल उठाया। मतलब साफ था, इसे यहां पास कर दो। मां समझ गई। आदत के मुताबिक उसने पत्थर को हवा में उछाल दिया। लेकिन समस्या यह थी कि उसका शरीर अब वैसा नहीं था जैसा कुछ पल पहले था। चौड़ा कंधा, लंबी कॉलर बोन, फेंकने का पूरा ढांचा मेरे हस्तक्षेप से बदल चुका था। मां को इस बदलाव का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और उसने मांसपेशियों की याददाश्त के कारण अपनी सामान्य मेहनत के सिर्फ ओतो प्रतिशत बल से पत्थर फेंका। अगले ही पल पत्थर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से उड़ा और सीधे सामने बैठे ऑर्डिपिथेकस के चेहरे पर लगा। चोट से वह पीछे गिर गया। वह सिर पकड़कर दर्द से कराहने लगा। गुफा में मौजूद बाकी सब सन्न रह गए। मां भी जम गई। उसे समझ नहीं आया कि एक छोटे से पत्थर ने इतनी ताकत से कैसे मारा, और जिसे चोट लगी थी। काफी देर दर्द सहने के बाद उसने उस चोट के पीछे का अंतर समझ लिया। उसने पत्थर उठाया जो उसे लगा था, उसे अपने हाथों में घुमाया और पूरी तरह हैरान रह गया। एक छोटा पत्थर इतनी जोरदार चोट कैसे दे सकता है? सोचकर तो नहीं समझ पाएगा, तो इसे आजमाते हैं। उसने पत्थर पकड़ा, घूमा और पास के एक बड़े ऑडिपिथेकस पर दे मारा। एक भारी धमक आई। जिसे चोट लगी वह तैयार नहीं था और दर्द से चिल्ला उठा। यह तो जीवन की सबसे बड़ी खोज थी। ऑर्डिपिथेकस तुरंत उत्साहित हो गया। उसने हर पत्थर उठाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक अपने साथियों पर फेंकने लगा। कोई बच नहीं पाया। 2 लोगों को चोट लगी। पूरी गुफा में कोहराम मच गया। वह हर थ्रो के साथ और उत्साहित होता गया, खुशी से उछलने लगा, यहां तक कि उसने सबको हद पार करने पर मजबूर कर दिया। उसे कई लोगों ने एक साथ पकड़ लिया और बुरी तरह डांट खाने के बाद आखिरकार वह रुक गया। पर रुकने के बाद भी वह अपनी बात समझाने के लिए बेताब था। जैसे ही वह खुद को छुड़ाता है, वह तुरंत जमीन पर पत्थरों की ओर इशारा करता है और फेंकने का बढ़ा चढ़ाकर अभिनय करता है। साथ ही हवा की आवाज और तरह तरह की गुर्राहटें निकालता है। इशारों और आवाजों के इस उत्साही तालमेल से बाकी ऑर्टोपिथेकस धीरे धीरे बात समझने लगते हैं। बात किसी खास पत्थर की नहीं है। असली बात पत्थर को पूरे जोर से फेंकने की क्रिया है, और इसीलिए ज्यादा ऑर्टोपिथेकस इसे आजमाने लगते हैं। वे जमीन से पत्थर उठाते हैं, कोई दूर के निशानों पर तो कोई पेड़ों के तनों पर फेंकता है, और जल्दी ही वे जान जाते हैं कि हवा में उड़ते पत्थर की चोट कितनी जोरदार होती है। पेड़ के मोटे तने पर चोट का साफ निशान बन जाता है। सबसे शक्तिशाली ऑर्टोपिथेकस तो हद ही कर देता है। पूरी ताकत से पत्थर को दर्जनों मीटर दूर फेंकता है और पूरी गुफा जोश से भर जाती है। वे जल्दी ही बारीकियां भी समझ जाते हैं। जो पत्थर बहुत छोटे हैं वे जोर से नहीं लगते, जो बहुत बड़े हैं उन्हें दूर नहीं फेंका जा सकता, लेकिन जो हथेली के आकार के हैं वे सबसे जबरदस्त चोट करते हैं और फेंकने में सबसे सहज लगते हैं। और इस तरह ऑर्टोपिथेकस का पूरा समूह पागलपन में इन पत्थरों को जमा करने लगता है, जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलौना मिल गया हो। रुकने का नाम ही नहीं लेते। बाहर की दुनिया में पूरी तरह अंधेरा छा जाने के बाद भी गुफा के अंदर वे शोर मचा रहे हैं, और रात के सन्नाटे में यह शोर साफ गूंजता है। उसी समय आयरन नेशन की लाइव स्ट्रीम में जूड की नजर 3 साबर-टूथ बिल्लियों पर है, जो अंधेरा होने के बाद भी शिकार की तलाश में हैं। हाल ही में माइग्रेट की हुई साबर-टूथ बिल्लियां लगातार यहां आ रही हैं। प्रतिस्पर्धा का दबाव बहुत बढ़ गया है और स्वाभाविक है कि उनमें से काफी भूखे मरने लगे हैं। ये 3 बिल्लियां भी उसी हालत में हैं। खुले मैदानों या जंगल के किनारों पर इन्हें पर्याप्त शिकार नहीं मिल पा रहा, इसलिए वे जोखिम उठाकर पहाड़ी जंगल में घुसती हैं, और इसी कारण उन्हें गुफा से आ रहा लगातार शोर सुनाई दे जाता है। आयरन नेशन के दर्शक पहले उलझन में हैं, फिर अचानक चौकन्ने हो जाते हैं। किसी ने पहले ही ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम चेक करके पुष्टि कर ली है। बिल्कुल सही, अंदर बहुत सारे वानर हैं जो पत्थरों से खेल रहे हैं और अपनी जिंदगी के सबसे मजे ले रहे हैं। आयरन नेशन के लिए यह शिकार का सुनहरा मौका है, और इसलिए तीनों साबर-टूथ बिल्लियां अपने शरीर को झुकाकर अंधेरे में गुफा की ओर बिना आहट किए बढ़ती हैं। रात किसी भी शिकारी के लिए सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच है। इतने बड़े जीव भी अगर अपनी चाल पर काबू रखें तो गायब जैसे ही हो सकते हैं, और जल्दी ही वे गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर पहुंच जाते हैं। ड्रैगन नेशन के दर्शक बमुश्किल देख पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक साबर-टूथ बिल्ली भी ऑर्टोपिथेकस के दिल में खौफ भर देती थी। अब वहां 3 हैं और गुफा एक बंद जगह है। अगर वे अंदर फंस गए तो दर्जनों ऑर्टोपिथेकस का अंजाम बहुत भयानक होगा। और सही में सबसे आगे वाली साबर-टूथ बिल्ली प्रवेश द्वार के किनारे पर कदम रख चुकी है। वह पहले अपनी नाक सिकोड़कर हवा सूंघती है और तुरंत सुनिश्चित करती है कि अंदर ढेर सारे शिकार मौजूद हैं। वह हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी जैसे ही वह हमला करने वाली होती है, अचानक गुफा से एक पत्थर उड़ता हुआ आता है, बगल की दीवार से टकराता है और लुढ़ककर उसके पैरों के पास रुक जाता है। अचानक आई आवाज से साबर-टूथ बिल्ली बुरी तरह चौंक जाती है और 2 कदम पीछे हटकर पत्थर की ओर धीमी गुर्राहट करती है। उस गुर्राहट ने गुफा के अंदर मौजूद हर ऑर्टोपिथेकस को तुरंत खामोश कर दिया। वे उस आवाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वह एक साबर-टूथ बिल्ली है, वही जीव जिसने जब से उन्हें होश है उनकी जिंदगी पर राज किया है।
चांद की हल्की रोशनी में अंदर मौजूद आर्टोपिथेकस आखिरकार उस विशालकाय आकृति को पहचान लेते हैं जो प्रवेश द्वार पर खड़ी है। वह घना भारी ढांचा, वह डरावना आकार, वह भारी उपस्थिति जो पूरी गुफा को घेरे हुए है। और स्थिति और खराब हो जाती है क्योंकि प्रवेश द्वार के दोनों तरफ दो साए और उभरते हैं जो बाहर निकलने का हर रास्ता बंद कर देते हैं। तीन साबर टूथ बिल्लियां तीन दीवार की तरह खड़ी हैं और दर्जनों आर्टोपिथेकस गुफा के सबसे आखिरी कोने में दुबके हैं, दीवार से चिपके हुए, कहीं भागने की जगह नहीं। सबसे आगे वाली बिल्ली पुष्टि कर लेती है कि पत्थर अपने आप नहीं हिला और अंधेरे में दुबके समूह पर फिर ध्यान लगाती है। वह थोड़ा और नीचे झुकती है और इस बार वह छिपकर नहीं रहने वाली, वह तेज हमले की तैयारी कर रही है। उसके बगल वाली दोनों बिल्लियां भी यही कर रही हैं। उनकी नजर में वानरों का यह झुंड कुछ भी नहीं है। अगले ही पल प्रभुत्व का प्रदर्शन होता है। तीनों जानवर एक साथ छलांग लगाते हैं, सीधे आर्टोपिथेकस के झुंड पर टूट पड़ते हैं। और ठीक इसी पल सबसे आगे वाली कतार में दुबका एक वानर कुछ ऐसा करता है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। यह वही वानर है जिसने सबसे पहले खोजा था कि पत्थर से क्या किया जा सकता है। वह भी बाकी सबकी तरह बुरी तरह कांप रहा है। दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। वह भी अपने साथियों के पीछे जाना चाहता है पर जगह ही नहीं है। उसके पास वहीं टिके रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे आगे बिल्कुल खुला। वह अपनी आंखों से देखता है कि तीन साबर टूथ बिल्लियां हमले की स्थिति में आ गई हैं और सीधे उसकी ओर तेजी से लपक रही हैं। किसी और समय ऐसा मंजर उसे लड़ने की हिम्मत से पूरी तरह बेदखल कर चुका होता। उसकी नसों में दौड़ती हर प्रवृत्ति, उसके शरीर की हर हलचल चिल्ला रही है कि भागो, अभी भागो, पर उसका हाथ मुट्ठी भर पत्थर पर मजबूती से टिका है। और इस पल में वह खुद नहीं बता सकता कि वह असल में क्या सोच रहा है। शायद डर अब अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। शायद जीवित रहने की प्रवृत्ति उसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। वजह जो भी हो, वह अचानक अपना मुंह खोलकर एक तेज दहाड़ मारता है, मानो वह खुद को हिम्मत दे रहा हो या वापसी के रास्ते बंद होने पर कोई ऐलान कर रहा हो। और वह एक आवाज उसे खुद की कंपकंपी से बाहर खींच लाती है। वह सीधा खड़ा होता है, धड़ को जितना मुड़ सकता है घुमाता है और हाथ को पूरी ताकत से पीछे खींचता है। यही वह दोनजो है जिसे सीखने में उसने पूरा दिन बिताया था और अब वह पूरी सहजता से इसे अंजाम देता है। पूरा शरीर एक खींचे हुए धनुष की तरह तन गया है और हाथ में मौजूद पत्थर कमान से निकला हुआ तीर बन गया है। अगले ही पल वह पूरी ताकत से पत्थर फेंकता है। सन्नाटे को चीरते हुए पत्थर तेजी से हवा को काटता है। सबसे आगे वाली बिल्ली अब 10 मीटर से कम दूरी पर है। इतनी दूरी पर उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। उसे तो पता भी नहीं चलता कि क्या आ रहा है। धड़ाम पत्थर भारी ताकत के साथ उसके चेहरे पर लगता है। तेजी से बढ़ती बिल्ली को ठीक उसी पल जोरदार चोट लगती है। झटके से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसकी पूरी देह लड़खड़ाती है और वह जमीन पर गिरकर कुछ पल के लिए सुन्न हो जाती है। यह क्या हुआ? उसके पीछे वाली दोनों बिल्लियां झटके से रुक जाती हैं और अपनी आंखों से देखती हैं कि उनका साथी बिना किसी हमले के अचानक अदृश्य ताकत से टकराकर नीचे गिर गया। यह उन्हें गहरी बेचैनी से भर देता है। एक पल के लिए वे आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। वे जमीन पर पड़ी बिल्ली के इर्द गिर्द घूमती हैं, परेशान और हैरान, समझने की कोशिश में कि क्या हुआ, जबकि गिरी हुई बिल्ली पूरी तरह से भटकी हुई है। मुट्ठी भर पत्थर उसे मारने के लिए काफी नहीं है, लेकिन चोट इतनी जोर की है कि उसके हमले की लय पूरी तरह टूट गई है। वह किसी तरह पलटने की कोशिश करती है, उठने का प्रयास करती है, पर लड़खड़ा जाती है और बस धीमी चेतावनी भरी गुर्राहट निकालती है। आर्टोपिथेकस की तरफ फेंकने वाला वानर जोर जोर से हाँफ रहा है, पर उसे उस जीव को जो हमेशा उनसे ऊपर रहा है अपने सामने ढेर होते देख एक ऐसी समझ आती है जो पहले कभी नहीं थी। वह वाकई इन दिग्गजों को रोक सकता है। वह जानवर जो हमेशा उन्हें तितर बितर कर देता था, उसे रुकने पर मजबूर किया जा सकता है। यह एहसास अभी धुंधला है, सचेत सोच से कोसों दूर, लेकिन इस आर्टोपिथेकस की रगों में घर कर चुका है। शायद वह उतना कमजोर नहीं जितना हमेशा माना गया। शायद खतरा आने पर भागना ही एकमात्र विकल्प नहीं। सो वह दूसरा पत्थर उठा लेता है। इस बार वह पीछे नहीं हटता, बल्कि पीछे के साथियों की ओर मुड़कर तेज दहाड़ता है, मानो उन्हें आगे बढ़ने का इशारा दे रहा हो। और बाकी भी उसे देख रहे हैं। वे जमीन पर पड़ी बिल्ली को देखते हैं, दूसरी दो को हिचकिचाते देखते हैं। आर्टोपिथेकस फिर से निशाना साधता है और फेंक देता है। इस बार पत्थर सीधे गिरी हुई बिल्ली के शरीर पर लगता है, जिससे उसकी एक और दर्द भरी गुर्राहट निकलती है। बाकी दोनों साबरटूथ बिल्लियां अब वाकई जम गई हैं और सहज रूप से पीछे हट रही हैं। और गुफा के अंदर देख रहे दर्जनों आर्टोपिथेकस के लिए यह एक जीता जागता प्रदर्शन है कि कैसे पूरे जोर से पत्थर फेंकना इन खतरनाक जीवों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। जैसे जैसे बिल्लियां पीछे हटती हैं, आर्टोपिथेकस के अंदर का डर तेजी से खत्म होने लगता है। वे अपने चारों ओर बिखरे पत्थरों को नीचे देखते हैं। जो कुछ घंटे पहले खिलौने थे, वे अचानक सहारा बन गए हैं और एक एक करके आर्टोपिथेकस झुकते हैं और पत्थर उठाते हैं। पल भर में आधे से ज्यादा के हाथ में चट्टाने हैं। अंधेरे में आंखों की हर जोड़ी अब सिर्फ घबराहट से नहीं भरी है,
वे सब प्रवेश द्वार पर खड़ी तीनों साबर टूथ बिल्लियों पर टिकी हैं और बिल्लियां भी ऊर्जा में आए इस बदलाव को महसूस कर सकती हैं। पहले उन आंखों में शिकार का डर था, लेकिन इस बार पहली बार उन्हें एहसास होता है कि जो उनके सामने खड़ा है शायद वह ऐसा समूह नहीं जो सिर्फ मार खाएगा। इस पल से पासा पलट चुका है। घने अंधेरे गुफा में दृश्यता लगभग शून्य है और बिल्लियों के लिए यह शिकार का सबसे आदर्श स्थल होना चाहिए। गुफा गहरी नहीं है। प्रवेश द्वार से आखिरी दीवार तक शायद 20 से 30 मीटर की दूरी है और चौड़ाई मुश्किल से 5 मीटर। प्रवेश द्वार पर डटी 3 विशाल साबर टूथ बिल्लियां और पीछे दुब के दर्जनों आर्टोपिथेकस किसी दावत जैसे हैं जो सीधे उन्हें परोस दी गई है। तर्क के अनुसार यहां कोई संशय नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक साधारण पत्थर के सबसे तेज बिल्ली को गिरा देने के बाद से सब कुछ बदल गया। आयरन नेशन की लाइव स्ट्रीम में जो दर्शक कुछ देर पहले तक कचरा कमेंट्स कर रहे थे, अचानक ऐसे खामोश हो गए जैसे किसी ने पूरी जगह पर म्यूट बटन दबा दिया हो। चैट पूरी तरह बंद हो गई, बस स्काई स्क्रीन चलती जा रही है। उसी समय ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम जोश से भर उठी है। सिर्फ आयरन नेशन ही नहीं, ड्रैगन नेशन के दर्शक भी नहीं सोच सकते थे कि मौत के मुंह में फंसी स्थिति एक पत्थर की वजह से पलट जाएगी। आधुनिक लोगों के लिए पत्थर फेंकना कितना साधारण है। किसने बचपन में पानी में पत्थर नहीं फेंके या पेड़ों पर कंकड़ नहीं मारे। इसलिए जब सबने आर्टोपिथेकस को गुफा में पत्थर फेंकते देखा तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कौन सोच सकता था कि बच्चों जैसी ये छोटी सी आदत 3 प्रागैतिहासिक शिकारी जानवरों को मौके पर ही पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। ड्रैगन नेशन का रिसर्च डिवीजन भी पूरी तरह खामोश है। कुछ ही देर पहले सबको लगा था कि ड्रैगन नेशन का खेल खत्म हो गया, फिर यह चौंकाने वाला उलटफेर और पूरा कमरा सन्न रह गया। डॉक्टर वॉस लंबे समय तक खामोश रहे, भौहें तनी रहीं, जब तक कि आखिरकार उन्हें सब समझ नहीं आया। वे आखिरकार समझ गए कि स्टालिन की एकल दखल ने, जिसने बाहरी मदद ठुकरा दी थी, आखिर क्या बनाया है। वे धीरे से सांस छोड़ते हैं और आखिरकार स्वीकार करते हैं, हम सबने इस नई सभ्यता के पर्यवेक्षक को कम आंका। डॉक्टर वॉस के नजरिए से मुद्दा कभी पत्थर का था ही नहीं। समस्या यह थी कि हर कोई इसे आधुनिक इंसानी नजरिए से देख रहा था। आज के इंसान के लिए शेर चीतों पर पत्थर फेंकना जाहिर है बेकार है, क्योंकि इंसानों के पास हथियार और जाल जैसे कहीं ज्यादा प्रभावी औजार हैं। तो यह मान लेना स्वाभाविक था कि एक पत्थर किसी बड़े शिकारी के लिए खतरा नहीं बन सकता। लेकिन नजरिया बदलकर जानवरों के दृष्टिकोण से देखें तो सब बदल जाता है। अर्थ ऑनलाइन की शुरुआत से अब तक, चाहे डायनासोर युग के विशाल जीव हों या आज के शिकारी स्तनधारी, किसी को चोट पहुंचाने के लिए सबको एक ही नियम मानने पड़ते थे। आपको करीब जाना पड़ता है, आपको लक्ष्य के बिल्कुल पास जाना पड़ता है, पंजों, दांतों, सींगों से प्रहार के लिए। हर मुकाबला बहुत करीब से तय होता है। कौन बड़ा है, कौन तेज है, कौन जोर से काटता है, वही जीतता है। लेकिन उस दुनिया में जिस पल कोई ऐसा समूह आया जो दूर से हमला कर सकता है, पूरा नियम ही टूट गया। पंजे चाहे जितने तेज हों, दांत चाहे जितने डरावने हों, अगर वो शिकार को छू भी न पाएं तो बाकी सब बेकार है। डॉक्टर वोस्ट जब इसे पूरी तरह समझ लेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि स्टालिन को उनकी सलाह की जरूरत कभी थी ही नहीं। रिसर्च टीम का ध्यान सिर्फ एक बात पर था, इकोसिस्टम के नियमों में रहकर आर्टोपिथेकस की कमियां कैसे सुधारें। लेकिन स्टालिन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो कमियों को नहीं भर रहा था, वो नियम ही बदल रहा था। आर्टोपिथेकस को शारीरिक लड़ाई के कानून से बाहर लाकर एक अनोखा शॉर्टकट दे रहा था, और इसी वजह से उस गुफा के अंदर हालात पूरी तरह पलट गए हैं। एक साथ पत्थर उठाए दर्जनों आर्टोपिथेकस को देखकर तीनों सेबर टूथ बिल्लियों को खतरे का एहसास हो रहा है। उनकी तेज नजरों को सब दिख रहा है। वे बंदर हाथ उठा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, जैसे छोटी छोटी अजीब गुलेले हों। अगले ही पल पत्थरों की भारी बारिश किसी तूफान की तरह बरस पड़ी। उस पल उन तीनों सेबर टूथ बिल्लियों के लिए मानो पूरी दुनिया ढह गई। दूरी बहुत कम है, गुफा बहुत तंग है और पत्थर पागलों की तरह तेज रफ्तार में आ रहे हैं। तकरीबन एक साथ तीनों सेबर टूथ बिल्लियों के पूरे शरीर पर पत्थरों की मार पड़ रही है। पत्थर तेज और भारी हैं, हर चोट से दर्द की लहरें उठ रही हैं और उन्हें जबरदस्त अंदरूनी चोटें पहुंच रही हैं। सिर, चेहरे और नाजुक जोड़ों पर लगी चोटें और भी घातक साबित हो रही हैं। वो दहाड़ते हुए बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर गुफा संकरी है। पत्थर लगातार बरस रहे हैं और छिपने की कोई जगह नहीं है। यह शिकार कुत्तों के झुंड से कहीं बदतर है। कम से कम वो तो पास आते हैं, लेकिन ये पत्थर तो दूर से ही आ रहे हैं। उन्हें पलटवार का मौका तक नहीं मिल रहा। इतनी ताकत, फुर्ती और वो घातक दांत, फिर भी वो अपने दुश्मनों को छू तक नहीं पा रहे। वो बस पत्थर खाए जा रहे हैं। और अब ये शिकारी खूंखार दरिंदे डर चुके हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि वाकई बहुत डरे हुए हैं। उनकी रगों में दौड़ रही सहज बुद्धि कह रही है, यहां खतरा है, यह गुफा सामान्य नहीं है, ये बंदर आम नहीं है, यहां से भागो। कुदरत का नियम है, अगर जीत नहीं सकते तो भाग जाओ, अगर कुछ गलत लगे तो पीछे हट जाओ। यही सबसे स्वाभाविक विकल्प है। बात बस इतनी है कि सेबर टूथ बिल्लियों ने इतने लंबे समय से ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। अपनी आम जिंदगी में उन्हें बस झपट्टा मारना होता है और शिकार डरकर भाग जाता है। हारने का ख्याल तो कभी उनके दिमाग में आया ही नहीं।
लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। जो दो बिल्लियां खड़ी हो सकती हैं, वो फौरन मुड़कर बाहर की ओर भागती हैं, सिर छिपाकर अपनी पीठ पर पत्थर झेलते हुए। लेकिन जिसने सबसे पहले हमला किया था, जिसे पहला पत्थर सीधे सिर पर लगा, उसकी हालत बहुत नाजुक है। पहली चोट से ही वो सुन्न है, टांगों पर लगातार मार पड़ रही है, वो उठ नहीं पा रहा और वहीं दुबक कर पत्थरों की बारिश झेल रहा है। धप 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 धप। उसका खाल बुरी तरह जख्मी हो चुकी है। शरीर पर कई जगह घाव हैं। सिर पर लगी चोटों ने उसे हिलने तक के लायक नहीं छोड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। जब जमीन पर पड़े पत्थर लगभग खत्म हो गए, तब जाकर ये पत्थरबाजी रुकी। सेबर टूथ बिल्ली अभी मरी नहीं है, पर मौत के बेहद करीब है। उसका विशाल शरीर जमीन पर फैला हुआ है। वो इतनी कमजोर है कि बस हल्की कराही निकल पा रही है। अब वो आर्टोपिथेकस, जिसने पहला पत्थर फेंका था, सावधानी से आगे बढ़ता है। पहले दूर से देखता है, फिर अपने साथियों के साथ धीरे धीरे करीब आता है। चारों तरफ जांच करता है, यह पक्का करने के लिए कि यह दरिंदा, जो कभी अजय था, अब उठ नहीं सकता। तभी वो जोर से आवाज लगाता है, मानो दूसरों को बता रहा हो कि अब खतरा नहीं है। बाकी आर्टोपिथेकस करीब आते हैं। सबसे ताकतवर वाला एक बास्केटबॉल जितना बड़ा पत्थर खींच कर लाता है। आज सुबह ही सब कह रहे थे कि इतने बड़े पत्थर फेंकना नामुमकिन है, बेकार हैं ये। लेकिन अब यही पत्थर आखिरी प्रहार के लिए सबसे बेहतरीन साबित हुआ। वो बड़ा आर्टोपिथेकस पत्थर को सिर के ऊपर ले जाता है और पूरी ताकत से नीचे पटक देता है। एक भारी धमाका हुआ और सेबरटूथ बिल्ली पर आखिरी चोट लगते ही वो पूरी तरह शांत हो गई। गुफा उत्साह भरी चीखों से गूंज उठी। हमेशा से सेबरटूथ बिल्ली ही आर्टोपिथेकस का शिकार करती आई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन सेबरटूथ बिल्ली उनके सामने पड़ी होगी और आर्टोपिथेकस उसे घूर रहे होंगे। पहले तो बस उत्साह था, फिर सबकी नजरें बेबस होकर सेबरटूथ बिल्ली के शरीर पर दिख रहे मांस और खून पर टिक गईं। वो मांस है। कई आर्टोपिथेकस के मुंह में पानी आ गया। इस स्तर पर आर्टोपिथेकस मुख्य रूप से जंगली फलों, नट्स और जड़ों पर निर्भर थे। कभी कभी कीड़े खाकर प्रोटीन पूरा करते थे। उन्हें मांस की जरूरत थी, पर उन्हें बड़े जानवरों का मांस कभी नहीं मिला था। और इस वक्त एक पूरी सेबर टूथ बिल्ली उनके सामने पड़ी थी। यह विशाल शरीर बहुत सारा भोजन है, पूरे समूह के लिए, हर आर्टोपिथेकस को पेट भरने जितना मिल सकता था। उत्साह धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। वो आर्टोपिथेकस जिसने पहला पत्थर फेंका था, उसे फिर से आगे धकेला गया। उन्हें अभी लीडर या अल्फा का मतलब नहीं पता, लेकिन उस जानलेवा पल में वही सबसे आगे था। उसी ने दुश्मन को पहली चोट दी थी। उसी ने साबित किया कि शिकारी भी गिर सकते हैं और उनका खून भी लाल है। इसलिए बाकी सब अब उस पर भरोसा करने लगे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसे आगे जाने देने के लिए तैयार हैं। और उसने किसी को निराश नहीं किया। वो लाश के बिल्कुल पास बैठता है, हाथ बढ़ाकर मांस का टुकड़ा नोचता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है। स्वाद बयान करना मुश्किल है, सख्त तीखा, चबाने में भी मुश्किल। लेकिन इस आर्टोपिथेकस के लिए यह अब तक के सबसे बेहतरीन भोजन से भी ज्यादा था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने दूसरों को भी खाने का इशारा किया। आज रात शिकारी खुद शिकार बन गया। आर्टोपिथेकस ने पहली बार बड़े जानवर का मांस खाया है। मैं इस पल को अपनी डायरी में लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यह सिर्फ मेन्यू में नई चीज नहीं है। फल से मांस की तरफ बढ़ना सिर्फ स्वाद का बदलाव नहीं है, यह असल में एक ऐसा डिब्बा खोलने जैसा है जिसे नहीं खोलना चाहिए था। मांस का मतलब है हाई डेंसिटी प्रोटीन, फैट और एनर्जी, और ये चीजें एक और भयानक चीज को पालेंगी, उसका दिमाग। आयरन नेशन के दर्शक ये सब देखकर दंग रह गए हैं। उनके लिए ये दुनिया उल्टी हो गई है। जो बंदर सेबर टूथ बिल्ली की आवाज सुनकर ही दुबक जाते थे, आज वही उसके मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चैट गुस्से से भर गई है। लेकिन ड्रैगन नेशन के दर्शक आज पहली बार सीना तानकर आयरन नेशन की लाइव स्ट्रीम पर हजारों की तादाद में टूट पड़े हैं। लेकिन आम जनता की तरह भावनाओं में बहने के बजाय आयरन नेशन की रिसर्च टीम शांत बनी हुई है। किसी ने सवाल उठाया, जब आर्टोपिथेकस ने दखल से पत्थर फेंकना सीख लिया, तो क्या सेबरटूथ बिल्ली को भी इसी तरह बदला जा सकता है? लेकिन इस विचार को फौरन खारिज कर दिया गया। वजह बहुत साफ है। सेबरटूथ बिल्ली के अगले पंजे चीजों को पकड़ने के लिए नहीं बने। किसी चीज को ठीक से पकड़कर निशाना लगाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। उनका शरीर आर्टोपिथेकस से बिल्कुल अलग रास्ते पर विकसित हुआ है। इस तरह के बदलाव से उनकी ताकत खत्म हो सकती है। यह बेकार की मेहनत है। तो आखिर में वो खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि यह हार गुफा की खराब परिस्थितियों की वजह से थी। बहुत तंग जगह और हर तरफ से आ रहे आर्टोपिथेकस के पत्थर। बचने की कोई जगह ही नहीं थी। खुले मैदान में पत्थरों का असर सीमित होता है। एक दौड़ती हुई सेबर टूथ बिल्ली को इतनी आसानी से नहीं गिराया जा सकता। और वैसे भी इस इलाके में उनकी आबादी बढ़ रही है, जो आर्टोपिथेकस के रहने की जगह को और कम कर रही है। एक हार का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया, और स्काई स्क्रीन जल्दी ही एक नए दौर में प्रवेश करती है। पहली बार मांस खाने के बाद आर्टोपिथेकस की सोचने की दिशा बदलने लगी है। एक सेबर टूथ बिल्ली उन्हें अगले दिन तक खिलाने के लिए काफी है, लेकिन उसके बाद भूख तो वापस आएगी ही। उन्हें फिर से खाना ढूंढने के लिए निकलना होगा।
और अब तक वो आर्टोपिथेकस जिसने पहला पत्थर फेंका था, चुपचाप इस समूह का लीडर बन गया है। उसमें साहस, समझ और फैसले लेने की वो काबिलियत है जो बाकी किसी में नहीं है। इसलिए बाकी सब अब उसका कहना मानने को तैयार हैं। उस अल्फा की मौजूदगी ने उन बिखरे हुए परिवारों को एक साथ बांधना शुरू कर दिया है। पहले आर्टोपिथेकस सिर्फ परिवार के नाते साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच के रिश्ते बहुत कमजोर थे। खाने और जगह के लिए झगड़े आम थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जब वाकई कोई संकट आए तो किसी को तो आगे आकर सबको एकजुट करना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। और इसी तरह कबीले की नींव पड़ रही है। इस बार अल्फा करीब 22 ऑटोपिथेकस को इकट्ठा करके गुफा से बाहर ले जा रहा है। वो अब बिखरे हुए बंदरों का झुंड नहीं है, यह एक संगठित दल बन चुका है। वो दोपहर में निकलते हैं जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है, और आर्टोपिथेकस का बड़ा समूह गुफा से बाहर आता है। जो इससे ज्यादा जीवों का एक साथ चलना ही काफी प्रभावशाली है। उनकी संख्या देखकर आसपास के जीव अपने आप ही सावधान हो जाते हैं। यहां तक कि अकेले शिकारी भी उन्हें दूर से देखकर रुक जाते हैं, बिना पूरी जानकारी के हमला नहीं करते। समूह के सदस्य भी इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। वो अब पुराने तरीके से नहीं डर रहे, डरे सहमे कदम नहीं रख रहे कि कोई अचानक उन पर झपट पड़ेगा। अब जोड़ी आंखें एक साथ पहरा दे रही हैं, तो सुरक्षा का एहसास कहीं ज्यादा है। इस बार वो पहाड़ के जंगल के बाहर एक फलों के बगीचे की ओर जा रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए उन्हें खुले घास के मैदान का एक छोटा सा हिस्सा पार करना है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी। बगीचे में एक सख्त फल है जिसे वो बहुत पसंद करते हैं, और अभी उसका मौसम है। निकलने से ठीक पहले अल्फा झुककर एक सही आकार का पत्थर उठाता है और उसे देखकर संतुष्ट दिखता है। फिर वो बाकियों को भी पत्थर उठाने का इशारा करता है। वो खुद साबित कर चुके हैं कि पत्थर क्या कर सकते हैं, ये उन्हें जिंदा रखेंगे। हाथ में ज्यादा पत्थर नहीं आ सकते, पर किसी भी शिकारी को डराने के लिए यह काफी है। तभी निकलने के ठीक पहले अल्फा की नजर पेड़ की जड़ों के पास पड़ी 1 मीटर लंबी टूटी हुई टहनी पर जाती है। कलाई जितनी मोटी एक लकड़ी की छड़ी, शायद कोई दूसरा पेड़ पर रहने वाला जानवर इसे तोड़कर गिरा गया होगा। अल्फा उसे लंबे समय तक देखता रहता है, जब तक कि पीछे खड़े साथी बेसब्री से धक्का नहीं देते। तभी वो झुककर उस टहनी को उठाता है, उसे हाथ में तोलता है और फिर सावधानी से हवा में घुमाता है। सू टहनी के हवा को चीरते हुए निकलने की आवाज साफ सुनाई दी। अल्फा की आंखें फौरन चमक उठी। मेरे संरचनात्मक बदलाव के बाद आर्टोपिथेकस ने न सिर्फ फेंकना सीखा, बल्कि उनके कंधे और कमर की रोटेशन भी बढ़ गई, जिसका मतलब है कि अब जब वे डंडा घुमाते हैं तो ताकत का संचार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। पूरी टहनी को चाबुक की तरह झटके के साथ मारा जा सकता है। ऑटोपिथेकस को नहीं पता कि ऐसा कैसे हो रहा है। उन्हें बस इतना पता है कि इससे तगड़ी चोट लगती है और यह बहुत काम का है। नतीजतन चतुर वानरों का वो झुंड तुरंत पास में गिरी टहनियां तलाशने लगा, और देखते ही देखते इलाका साफ हो गया। 20 से ज्यादा आर्टोपिथेकस में से आधे से ज्यादा को अपनी पसंद की टहनी मिल गई, और जिनके पास नहीं थी उन्होंने पत्थर उठा लिए। और इस तरह एक अनोखा समूह तैयार हो गया। आर्टोपिथेकस का ये झुंड एक हाथ में डंडा और दूसरे में पत्थर लिए गुफा से बाहर निकल पड़ा। ड्रैगन नेशन की लाइव स्ट्रीम में दर्शक हंसने लगे। किसी ने कहा कि उन्हें ये आर्टोपिथेकस देखकर अपने बचपन की याद आ रही है, जब हम भी गांव के गेट पर लकड़ी उठाकर हथियार की तरह घुमाया करते थे। दूसरों ने मजाक किया कि कोई भी बच्चा सड़क किनारे एक अच्छी लकड़ी देख उसे उठाए बिना नहीं रह सकता। मजाक का दौर चलता रहा, लेकिन ड्रैगन नेशन के दर्शक धीरे धीरे महसूस करने लगे कि आर्टोपिथेकस का ये समूह सच में कुछ अलग है। वे अभी छोटे हैं, अभी इस पैच में किसी प्रभावशाली प्रजाति से कोसों दूर, पर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो एक बड़ी शुरुआत का संकेत है। इस बीच घास के मैदानों पर पारिस्थितिक बदलाव के असर दिखने लगे थे। आयरन नेशन द्वारा बड़ी संख्या में साबेर टूथ कैट के जमावड़े के बाद वहां बड़े जानवरों की संख्या काफी घट गई थी। या तो वे शिकार हो गए या डरकर भाग गए। पूरा मैदान अब साबेर टूथ कैट का साम्राज्य जैसा लग रहा था। आर्टोपिथेकस को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन खुले मैदान में आते ही उनका सामना गश्त कर रही साबेर टूथ कैट से हो गया। 3-4 बिल्लियों ने उन्हें एक साथ अलग अलग दिशाओं से देख लिया, पर इस बार स्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। 20 से ज्यादा आर्टोपिथेकस का एक साथ चलना, संख्या काफी ज्यादा थी। अकेले शिकार करने की आदी बिल्लियों ने शिकार का इतना बड़ा झुंड कभी नहीं देखा था। आयरन नेशन ने उन्हें एक साथ तो ला दिया, लेकिन आपसी तालमेल से शिकार करना रातों रात नहीं सीख सकते थे। अंदर से हर बिल्ली अभी भी अकेले ही शिकारी थी, और झुंड में घेराबंदी करके शिकार करना उनके बस से बाहर था। इसलिए कोई भी बिल्ली सीधे हमला नहीं कर सकी। इसके बजाय उन्होंने पुराने तरीके अपनाए, दूर से नजर रखना, पीछा करना और पीछे छूटे शिकार पर झपटने का इंतजार करना। वे आर्टोपिथेकस का पीछा फलों के बाग तक करते रहे। बाग में घुसते ही बिल्लियां रुक गईं, क्योंकि वहां का माहौल जटिल था। अंधाधुंध हमला करना कामयाबी की गारंटी नहीं था, शायद ये उन्हें और सतर्क कर देता। आयरन नेशन की रिसर्च टीम दांत पीसकर ये देख रही थी, काश वे शिकारियों को सिखा पाते, पर प्रवृत्ति पर किसी का बस नहीं चलता। साबेर टूथ कैट्स को अपनी बुद्धि से ही काम लेना था।
दो का धैर्य जवाब दे गया क्योंकि उन्हें कहीं और बेहतर शिकार दिखा, एक समोथेरियम जो आर्टोपिथेकस से बड़ा था। एक शिकार पूरे पेट के लिए काफी था और खतरा भी कम था। वे बिना हिचकिचाए वहां से निकल गईं, बाग के बाहर केवल दो ही पहरे पर रहीं। आधे घंटे बाद पेट भरकर और फल लिए आर्टोपिथेकस वापस लौटने लगे। आसान सफर ने उन्हें लापरवाह बना दिया था और उनका झुंड पहले की तरह सतर्क नहीं था। दो साबेर टूथ कैट्स इसी पल का इंतजार कर रही थीं। एक इतनी भूखी थी कि रुक नहीं सकी और उसने सबसे पहले छलांग लगा दी। दूसरी ज्यादा धैर्यवान थी, पर साथी के हमले के साथ ही उसकी स्थिति उजागर हो गई। उसे भी मजबूरन हमला करना पड़ा। घास का मैदान अचानक दौड़ने की आहट से गूंज उठा। हवा में शिकारी का खौफ भर गया। पहली बिल्ली बिजली की गति से झपटी, एक आर्टोपिथेकस को जमीन पर पटक दिया और जानलेवा हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर आयरन नेशन झूम उठी, जबकि ड्रैगन नेशन के दर्शक डर से कांप गए। लेकिन इससे पहले कि आयरन नेशन जश्न मनाती, एक पत्थर सीधा साबेर टूथ कैट के सिर पर लगा। बिल्ली हैरान थी। 2 मीटर के दायरे में कोई नहीं था और सामान्य तौर पर वे हमलावर को भांप लेती थीं। शिकार उसके पंजों के नीचे था, लेकिन हमला कहीं और से हुआ। उसका सरल दिमाग ये समझ नहीं पा रहा था। फिर और पत्थर आए और शिकार रुक गया। वह दहशत में इधर उधर घूमी। उसे दर्द हो रहा था, पर यह नहीं पता था कि पत्थर कहां से आ रहे हैं। उसे लगा जैसे चारों तरफ अदृश्य दुश्मन है और अगर वो रुकी तो खुद खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने शिकार छोड़ना और भागना ही मुनासिब समझा। बाकी झुंड तुरंत आगे आया और घायल साथी को बीच में खींच लिया। आयरन नेशन की टीम ये देखकर टूट गई। इतने करीब थे, पर उसे भागने दिया। यही इंसानों और जानवरों के बीच का मौलिक अंतर है। इंसान अधिकतम लाभ के लिए काम करते हैं। जंगली जानवर हमेशा जान बचाना पहले चुनते हैं। जैसे ही कोई समझ न आने वाला खतरा दिखा, प्रवृत्ति ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। बेशक इससे एक महत्वपूर्ण बात भी उजागर हुई। खुले मैदान में सिर्फ पत्थरों के भरोसे आर्टोपिथेकस किसी फुर्तीली बिल्ली को जान से नहीं मार सकते। जब तक कोई मुख्य अंग न फटे वह भाग जाएगी। पर बात यह है कि बिल्ली का भागना ही आर्टोपिथेकस की जीत है। दूसरी बिल्ली ने अल्फा पर निशाना साधा, क्योंकि उसका साथी पहले ही बेनकाब हो चुका था। इस हमले का सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो चुका था। अल्फा ने खतरा भांप लिया और अपना इकलौता पत्थर फेंक दिया। साबेर टूथ कैट या तो किस्मत की धनी थी या सच में बहुत तेज थी। एक फुर्तीली छलांग लगाकर वह चेहरे पर सीधी चोट खाने से बच गई, पर उस चकमे के चक्कर में उसका हमला करने का रिदम पूरी तरह बिगड़ गया। उसकी गति साफ लड़खड़ा गई। इतने से अंतराल का ही इंतजार था। अल्फा ने दोनों हाथों से मीटर भर लंबा डंडा पकड़ा और पूरी ताकत से घुमाया। एक जोरदार धमाका हुआ। साबेर टूथ कैट स्तब्ध थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वानर के हाथ अचानक इतने लंबे, सख्त और तेज कैसे हो गए। चोट ऐसी थी मानो पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए किसी भारी जीव ने टक्कर मार दी हो। दर्द का ठिकाना नहीं था, और उसे और भी विचलित करने वाली बात यह थी कि अल्फा झुका नहीं। वह दहाड़ रहा था और आगे बढ़ रहा था। डंडा ऐसे घुमा रहा था कि हवा में हूंश की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह हवा को काट रहा है। अल्फा की पहुंच ने एक ऐसा खतरा पैदा कर दिया था जिससे बिल्ली चाहकर भी नहीं टकरा सकती थी। वह पीछे हटती, अल्फा आगे बढ़ता। वह फिर पीछे हटती, अल्फा दबाव बनाए रखता, जब तक कि बाकी आर्टोपिथेकस अपने पत्थरों और डंडों के साथ करीब नहीं आ गए। साबेर टूथ कैट आखिरकार पीछे हट गई। चेहरे पर चोट जल रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फंस कैसे गई। उसे बस इतना याद था कि वह चीज जो भी थी बहुत ज्यादा तेज थी।